के मोतियों की माला हाइफा, कलाकारों के लिए है नया उजाला हाइफा, फनकारों के लिए है नया उजाला हाइफा, 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 हाइफा। जय हाइफा। हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन परिवार के सभी सदस्यों को जनार्दन शर्मा की राम राम। आज के ख़ास मेहमान कलाकार की जीवन यात्रा या संपूर्ण परिचय में आप सभी का स्वागत है। आज की यात्रा में हमारे ही परिवार के वरिष्ठ रंगकर्मी व बॉलीवुड अभिनेता श्री सुनील चिटकारा जी हमारे ख़ास मेहमान हैं। सुनील चिटकारा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रामपाल भाई, बेचन भाई से निवेदन करूंगा कि वो आएं और सुनील जी के बारे में संक्षिप्त विवरण दे करके उनको आमंत्रित करें, उनका स्वागत करें। जय हाइफा। धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय जनार्दन शर्मा जी। तो दोस्तों, हाइफा परिवार में आप सभी का स्वागत है। हाइफा परिवार के सभी माननीय सम्माननीय सदस्यों का अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन मतलब शुक्रवार और शनिवार हमारे हाइफा परिवार में जीवन यात्रा का दिन है। आज की जीवन यात्रा में हम आमंत्रित करेंगे अपने ही हाइफा परिवार के सदस्य श्री सुनील चिटकारा जी को। तो उनका स्वागत है। सुनील चिटकारा जी, आप आज अपने जीवन संस्मरण सुनाइए और हाइफा तांगे में अपनी सवारी कीजिए। सुनील चिटकारा जी एक ट्रेंड रंगकर्मी हैं और पिछले लगभग 24 वर्षों से फिल्म, नाटक, टीवी सीरियल में और अन्य विधाओं में अपनी कला का परचम लहरा रहे हैं। इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से पास आउट हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं चिटकारा जी। बाकी इनके बारे में उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। उनके जीवन के संस्मरण, उनकी अपनी कहानी, उनकी जुबानी जानेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सुनील चिटकारा जी, हाइफा परिवार में आपका स्वागत है। आज के इस जीवन यात्रा कार्यक्रम में आप अपने संस्मरण, अपने अनुभव इस कला क्षेत्र से साझा कीजिए और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ देंगे हमारे हाइफा परिवार के वरिष्ठ रंगकर्मी सदस्य हैं, जो इसी मेंबर भी हैं, श्री रवि चौहान जी। और भाई वेम बेचन जी, आप भी प्लीज़ आइए, जुड़िए और अपने तांगे में सुनील चिटकारा जी को बैठाइए और इनकी यात्रा को आगे बढ़ाइए। तो सदस्य, अपने अन्य सदस्यों से मेरा एक अनुरोध है, एक जो हम नियमित रूप से बताते हैं, जो नए मेंबरों को नहीं पता है, कि इस यात्रा के दौरान आप किसी अन्य पोस्ट ना डालें, क्योंकि अन्य पोस्ट डालेंगे तो जो ये हमारी जीवन यात्रा है उसमें बाधा आएगी। तो प्लीज़ आप कम से कम 1 घंटा इनको सुनिए और फिर अपने क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। तो सुनील चिटकारा जी, प्लीज़ आइए और अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। सुनील चिटकारा जी का राजूमान की तरफ से स्वागत। ये बात और है कि वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, फिर भी कभी मिलते नहीं हैं। सभी हाइफा परिवार के माननीय सदस्यों को नरेश वत्स की तरफ से राम राम। और आज हाइफा परिवार में साथियों, हम सुनील चिटकारा जी से उनकी जीवन यात्रा सुनेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे परम आदरणीय और मेरे
गुरुजी श्री रवि चौहान जी का भी होस्ट के तौर पर हार्दिक स्वागत है हमारे हाइफा के इस तांगे में। सुनील चितकारा जी, सर नमस्कार। मैं रामवीर आर्यन और सर हम सब बेताब हैं आपको सुनने के लिए। सर प्लीज़ आइए और अपने जीवन यात्रा शुरू कीजिए, अपने अनुभव हमें बताएं। थैंक हाइफा के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम और अभिनंदन। आज की यात्रा में हमारे प्रिय कलाकार, रंगकर्मी, निर्देशक और बड़े ही संघर्षशील श्री सुनील चितकारा की ज़िंदगी का सफ़र हम उनके साथ महसूस करेंगे। सुनील चितकारा के बारे में एक बात मैं बता दूं कि मैंने उसका रंगमंच भी देखा है, उसका निर्देशन भी देखा है। हम दोनों ने इकट्ठे निर्देशन भी किया है, फिल्मों में आप सबने देखा है। वो एक बहुत ही सशक्त कलाकार भी हैं और बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। और एक बात उनके लिए बहुत ही मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही प्यारे और बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही इज्जत करने वाले व्यक्तित्व हैं हमारे सुनील चितकारा। भिवानी में इन्होंने बहुत थिएटर में योगदान दिया, गुड़गांव में बहुत किया और इनके सिखाए हुए बहुत ही शिष्य मुझे मिलते हैं। और जिस शिद्दत से इन्होंने कई जगह रंगमंच किया है वो काबिल तारीफ़ है। आज की इस यात्रा में सुनील चितकारा आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद ही नहीं और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपकी इस यात्रा से हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और प्रेरणा तो बहुत ही मिलेगी, क्योंकि आपने विभिन्न जगहों पर और विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न विधाओं में काम किया है। तो आइए सुनील चितकारा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद और शुभकामनाएं। भाई सुनील चितकारा जी, आपका हाइफा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे रूबरू होने का हमें मौका मिलेगा। आपसे मन की बात करांगे और आपका जो तजुर्बा है, आपका जो अनुभव है, वो अनुभव हम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। स्वागत है आदरणीय सुनील भाई आपका। आइए। पूरे हाइफा परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। जनार्दन जी, रवि चौहान जी, जेडी बल्लू, बेचैन, नरेश वत्स, कोई नाम छूट गया तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। जी, मेरी पैदाइश गोहाना में हुई, जो अब सोनीपत में है, लेकिन मेरी परवरिश ग्रेजुएशन तक मेरी परवरिश भिवानी में हुई। मेरे फादर वैश्य कॉलेज भिवानी में प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। उनका स्टूडेंट भी रहा ग्रेजुएशन में, पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और पीछे स्कूल की तरफ चले जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, मैं बाल भवन स्कूल से मैंने 10th वहाँ तक की है मैंने। और मैं 7th क्लास में था तो कोई डांस टीचर हमको डांस सिखाने आए भांगड़े के लिए। तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल, तो मुझे लगा कि चलो इस बहाने यार क्लास से छुट्टी मिलेगी, 2-3 घंटे वहाँ डांस किया जाएगा। तो वहाँ मैं ट्रायल के लिए चला गया। जी भाई साहब, अच्छा लगेगा, थोड़ा स्कूली टाइम के बारे में भी बताएं आप। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बुरा था, क्योंकि डांस डायरेक्टर को लगता था कि इसको ये रिदम में नहीं है, या इसको जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं कर पा रहा। मैं बाहर खड़ा हो गया, मैं देखने लगा कि बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं। तो लगभग आधा पौना घंटा देखने के बाद मैंने कहा कि सर, मैं एक चांस मुझे और दे दीजिए, मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले ठीक है करो। और पता नहीं किस्मत को मुझे इसी फील्ड में लेके आना था, ये मुझे नहीं मालूम था। और कमाल ये हुआ कि मैं उस ग्रुप को लीड करने लग गया। 4 साल तक, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक मैं डांस ग्रुप का एज लीडर मैं काम करता रहा। और हमेशा 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे ऐसे प्रोग्राम्स होते थे हमारे, तो हमेशा हमारा ग्रुप फर्स्ट आता था।
बड़ी खुशी होती थी उस वक्त, लेकिन 10th होने के बाद अब ये डिसाइड हुआ कि कौन से स्कूल में जाना है, क्योंकि वो स्कूल 10th तक था। तो हलवासिया विद्या विहार में मेरे फादर जानकार थे उन प्रिंसिपल के, तो मेरे नंबर उतने नहीं थे, लेकिन उन्होंने दोनों सब्जेक्ट मुझे पकड़ा दिए कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों आप, मतलब नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों ज्वाइन कर लो। मैंने वो ज्वाइन कर लिया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मैं कोई 24-25 दिन वहाँ रहा, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने अपने फादर को मना किया कि मैं वो पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की नहीं है। तो बोले ठीक है, तुम कॉलेज में आ जाओ, मेरे ही कॉलेज में, वहाँ तुम आर्ट्स सेक्शन ले लो, उसमें तुम पढ़ाई करो। पढ़ने लगा, +1 +2 वहाँ से किया मैंने। लकीली क्या हुआ, स्कूल वालों के पास अब वो डांस ट्रेनर नहीं थे जो पहले आते थे। स्कूल वालों ने मुझे बुलाया कि अब 2 साल 3 साल जब तक तुम करा पाओ हमारे स्कूल में तुम ये भांगड़ा कराना शुरू कर दो। मैंने वहाँ शुरू कर दिया। परिणाम वही थे कि ग्रुप फर्स्ट आता था। एक बार मुझे दादरी भी बुलाया गया। मैं दादरी कोई जैन स्कूल था शायद, वहाँ भी गया, तो वहाँ भी भांगड़ा कराया, वहाँ भी वो ग्रुप फर्स्ट आया। +2 तक तो ऐसे ही चला। फिर फर्स्ट ईयर आया। फर्स्ट ईयर में अब ये था कि मैं क्या करूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज में ट्रायल्स चल रहे थे यूथ फेस्टिवल को लेकर, तो मैं भी चला गया कि मैं भांगड़ा करना जानता हूं और मैं वो करना चाहता हूं। तो बोले यार यहाँ तो भांगड़ा तो नहीं है। फिर किसी ने कहा कि आप नाटक करोगे। मुझे मालूम ही नहीं था कि नाटक क्या होता। मैंने कहा देखते हैं, चलो क्या होता है देख लेते हैं, कर लेते हैं। वो ट्रायल दिया तो कौशल वहाँ थे, कौशल भारद्वाज, वो ट्रायल पे बैठे थे। तो बोले कि यार तू तो, तेरी हिंदी तो ठीक है, मतलब तू करने लायक तो है, तू आ जा हमारे को ज्वाइन कर ले। मैंने वो ज्वाइन किया और वो नाटक का सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। और मेरी लाइफ में बहुत सारे मोड़ आए इसी दौरान कि मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन था। मैं कॉलेज के लिए लॉन टेनिस भी खेलता था। हालांकि ऑलमोस्ट सारे ही स्पोर्ट्स मैंने खेले हुए हैं, एक बास्केटबॉल को छोड़ के मैंने सब खेले हुए हैं। तो लॉन टेनिस खेलता था मैं कॉलेज के लिए। तो ऐसी कभी वो गेम होती थी तो उसमें चला जाता था, नाटक होता था उसमें कर लेता था। 3rd ईयर में जाके क्या हुआ कि दोनों की डेट्स सेम आ गई। तो हमारे कोच थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं तो फंस गया अब, कि अब मैं टेनिस भी खेलना चाहता हूँ और नाटक भी करना चाहता हूँ। बोले बेटा डिसाइड तुमको करना है। फिर मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स लॉन टेनिस मेरा अकेले का गेम है, सोलो परफॉर्मेंस है। वहाँ 1-1.5 महीने से रिहर्सल हो चुकी है मेरी वजह से, और 8-10 लोग जो जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उनका टाइम ख़राब हो जाएगा अगर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने सोच लिया कि अब स्पोर्ट्स बंद और सिर्फ नाटक। तो वहाँ से नाटक शुरू हो गए। 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, जनार्दन जी को अच्छे से याद होगा कि हम लोग जब नाटक करते थे तो क्योंकि क्या वर्ड मैं भूल रहा हूँ सर, आई एम सॉरी, लेकिन आप किसी पोस्ट पर थे, आप हमेशा आगे रहते थे, आप चेक करते थे कि कौन कैसा करता है, कौन कैसा करता है, तो सब कुछ आपके हाथ में ही था। तो 3 साल बहुत आनंद आया। एक बार मैं जनार्दन जी के साथ अमृतसर भी गया था, मुझे याद है, एक हम नाटक लेके गए थे वहाँ। तो वहाँ एक ऐसी होता है कि रात को लड़के जाग रहे होते हैं तो किसी को मार पड़ती है, तो किसी को हंसी आती है, जिसको हंसी आती है उसको फिर मार पड़ती है। ये सब सिलसिले भी 3 साल तक लगातार चलते रहे। हाइफा सदस्य हैं हम, हाइफा वासी नहीं है भाई। ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई। अब ये था कि मेरे फादर ने कहा कि चलो तू भी अब MA हिस्ट्री में ज्वाइन कर ले, और फिर मैं अपने ही कॉलेज में तेरे को आगे ले जाके मेरे बाद या रहते हुए इसी कॉलेज में तेरे को एज लेक्चरर ज्वाइन करवा दूंगा।
पर वो दिमाग में जो 3 साल वो घूम रहे थे कि नाटक करना है और नाटक सीखना है, अभी तो सीखा ही नहीं है। क्योंकि मैं जिनके साथ काम करता था कॉलेज में, उनका बाहर एक ग्रुप भी था, मेघदूत थिएटर ग्रुप के नाम से। बहुत सालों में बहुत सालों से रादर वो मेघधूर्त हो चुका है। मेघदूत तो नाम बदनाम हो चुका है। मेघदूत बहुत प्यारा वर्ड है, मुझे मालूम है, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा भी है, लेकिन दुख होता है कि आप आप किसी एक ग्रुप को जिसको आपने इतने सालों से सींचा है, आप उसको एकदम से कैसे डिस्ट्रॉय कैसे कर देंगे। खैर कहीं से पता चला कि एनएसडी है दिल्ली में, जहां प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है एक्टर्स को। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, मैंने एक्चुअली वो सिर्फ फिल किया, और मैंने ये सोचा कि यार यहाँ तो मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत मैंने जब इतना कुछ सुना उसके बारे में कि दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहाँ तो मेरा नहीं होगा। फिर किसी ने बताया कि एक चंडीगढ़ में भी है, वहाँ ट्राई करो। तो मैंने घर में बात की कि मैं थिएटर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और मुझे आज्ञा दें। तो सब लोगों ने मना कर दिया। घर में फादर मदर, 2 बड़े भाई, उन सब ने मना कर दिया कि भाई ये तो कोई चॉइस नहीं है तेरी, हमारा बिजनेस है, तो हमारे साथ आ जा। लेकिन वो मन नहीं मानना था, तो ज़िद करके मैं चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए आ गया। मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, मेरे पास स्पीचेस आ गई थी, मेरे घर पे लेटर्स आ गए थे कि आप ऑडिशन के लिए आ सकते हो, आप ट्रायल के लिए आ सकते हो। क्या क्या बात कही है भाई साहब, सैल्यूट है आपको। बहुत गजब की बात कही है भाई साहब, क्या स्पष्टवादिता है, गजब भाई साहब गजब। मुझे अच्छे से याद है, मैं बैग उठाकर 1 हफ्ता पहले चंडीगढ़ निकल गया था, और ये नहीं पता था कि वहाँ कहाँ रहूँगा, किसके पास रहूँगा। एग्ज़ाम की डेट 1 हफ्ते के बाद है, लेकिन वहाँ जाकर पता लगा तो वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स, उस टाइम के बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पहले से ही पहुँचे हुए हैं, हफ्ता 10 दिन से वहीं हैं। और ऐसी ऐसी जगह से थे जहाँ लोगों ने अच्छे से काम किया हुआ था। जैसे हिसार से थे 3 लोग, उन्होंने राजीव मनचंदा जी के साथ काम किया हुआ था, यशपाल भाई के साथ काम किया हुआ था, डॉक्टर कश्यप के साथ काम किया हुआ था। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को जानता ही नहीं था। मैं तो मतलब मैंने नाम ही पहली बार सुने थे। बेचैन भाई, ये स्पष्टवादिता ने ही मुझे थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है लाइफ में, क्योंकि मैं बचपन से ही पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा ब्लंट हूँ। थोड़ा बहुत भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लंट हूँ। मतलब जो मन में होता है मैं बोल देता हूँ, और फिर उसके परिणाम नहीं सोचता कि इसके परिणाम क्या होंगे, कौन क्या कहेगा मेरे बारे में, कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। पीछे भी मेरी यशपाल भाई से, संदीप भाई से छोटी सी बात पे हमारी बातचीत हुई, लेकिन वही मेरा ब्लंटनेस वो मुझे कहीं ना कहीं बदनाम करता है एक्चुअली। खैर ये बातें छोड़ते हैं। अब 1 हफ्ता कहाँ रहना है मुझे, किसके पास रहना है, किससे दोस्ती करनी है, ये समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे एक सीनियर थे कृष्णा, अब तो वो बहुत बड़े सिंगर हैं। उन्होंने कहा कि तू कहाँ से आया, मैंने कहा भिवानी से। तो भिवानी से एक और लड़का पहले भी था, अवनीश। तो उनको लगा ये वैसा ही ना हो। आई एम सॉरी अगर अवनीश ग्रुप में है तो, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं वैसा बोल देता हूँ यार। तो वो बोले कि तेरी अवनीश के साथ कैसी है, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं है। तो बोले फिर तू मेरे रूम में रह जा। तो मैं 1 हफ्ता कृष्णा भाई के रूम में रहा। बस सच्चे कलाकार की यही तो दिक्कत होती है सर, कि वो स्पष्टवादी ज़्यादा होते हैं। अब असली समस्या अब आनी शुरू हुई कि जब अपने सीनियर्स 1-2 लोग वहाँ जो मिले, नानू भाई थे वहाँ,
कृष्णा भाई थे। अब नानू भाई के शहर से भी एक लड़का आया हुआ था, घनश्याम, उसका भी एडमिशन हो गया था। लेकिन इनको सब मालूम था कि भरतनाट्यम क्या होता है, कुचिपुड़ी क्या होता है, कथकली क्या होता है। मुझे मुझे मैंने कभी ये नाम सुने ही नहीं थे, क्योंकि मैं साहित्य का आदमी था ही नहीं। मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, शौकिया नाटक कर लेता था कॉलेज में, उनके ग्रुप में। तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मतलब ये इतना सारा ये पढ़ना पड़ेगा, तब एग्ज़ाम दे पाऊंगा, और इतने 5-6 दिन में कैसे पढ़ पाऊंगा इतना कुछ। तो खैर, अच्छा हुआ कि वो 4-5 जो हम लोग थे, हिसार से, यमुनानगर से, करनाल से, मैं था, भिवानी से, बहुत सारे लोग बैठ के डिस्कस करते रहते थे। तो उनसे मुझे मालूम पड़ता था कि भाई कथकली यहाँ का है, भरतनाट्यम यहाँ का है, कुचिपुड़ी यहाँ का है, तबला ये आदमी बजाता है, सारंगी ये आदमी बजाता है, सरोज, और ये इंस्ट्रूमेंट्स भी पता होने चाहिए, कौन इंडिया में फेमस है, और नृत्य कौन कौन से हैं, कहाँ का क्या है, स्वांग कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ का है। तो ऐसा बहुत कुछ सीखना था, और वो किसी तरह मैं उनको रटता चला गया, क्योंकि पढ़ाई में मैं बिल्कुल वीक था। फिर एग्ज़ाम का दिन आया, और किसी तरीके रिटन क्लियर हो गया मेरा। अगर रिटन क्लियर नहीं होता तो मैं आज इस लाइन में शायद होता या नहीं होता, मुझे मालूम ही नहीं। रिटन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट डे इंटरव्यू था। उसकी तैयारी मैंने अच्छे से की हुई थी, क्योंकि मुझे मालूम था जो मैं स्पीचेस तैयार करूंगा वो मैं अच्छे से कर लूँगा। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे लिटरेचर की थी, रिटन एग्ज़ाम की थी। खैर, वो क्लियर हो गया, और इंटरव्यू के दिन वो धुकधुकी तो होती है, वो तो लगी रहती है इंसान को, कि जब तक वो क्लियर ना कर जाए। तो वो सब चल रहा था। तो लोग जा रहे थे इंटरव्यू रूम में, अंदर कितने लोग बैठे हैं ये भी नहीं मालूम, कौन बैठा है ये भी नहीं मालूम, नाम ही नहीं सुने किसी के। लोग जा रहे थे, 2-3 मिनट में वापस आ रहे थे, कोई 5 मिनट में वापस आ रहा था, कोई 7 मिनट में, कोई 3 मिनट में। ये चलता रहा। मुझे लगा पता नहीं 1-2 मिनट में क्या ऐसा सुन लेते हैं। मुझे 2 स्पीच भेजी हुई हैं इन्होंने, 2 स्पीच मैंने बोलनी है, एक पोइट्री बोलनी है। उसमें तो इतना टाइम तो मतलब 2-3 मिनट में कैसे हो जाएगा। तो वो सोच साथ साथ चल रही थी, और साथ साथ अपनी तैयारी भी चल रही थी। फिर मेरा नंबर आया, मैं भी गया अंदर, सबको प्रणाम किया, और बोले कि बैठ जाओ। मैं बैठ गया। बोले कुछ तैयार किया है? मैंने जी सर, स्पीच तैयार की है जो आपने भेजी थी। एक स्पीच तो आज भी मुझे याद है, वो आधे अधूरे की थी, ना सही, पर मैं बिना पूछे भी बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ अभी तो याद नहीं है मुझे, वो फर्स्ट लाइन ही याद है बस। तो वो सुनी उन्होंने, बोले कि बैठ जाओ। फिर बोले खड़े हो जाओ। मैं फिर खड़ा हो गया। बोले कुछ दूसरा याद किया? मैंने कहा जी सर किया है। तो सामने से एक सिर्फ स्पॉट पड़ रहा था, और वो बाकी सारे चेहरे बहुत अंधेरे में मुझे दिखाई दे रहे थे। सिर्फ स्पॉट मेरे ऊपर था एक। दूसरी स्पीच सुनाई तो बोले ठीक है बैठ जाओ। फिर बोले खड़े हो जाओ। पता नहीं वो कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे थे या क्या देखना चाह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले पोइट्री याद की? मैंने जी की है। सुनाओ। पोइट्री सुनाई। बोले बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर एक लेडी बोली, आज तो उनका नाम मुझे मालूम है, अंजला महर्षि जी हैं, उस वक्त नहीं मालूम था। तो वो बोली कि आपकी हिंदी तो ठीक है, उर्दू कैसे बोल लेते हो? हरियाणा में तो उर्दू है ही नहीं, तो वहाँ तो 3 लाल हैं बस, उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कहा वो लालों के बारे में भी नहीं जानता मैं, कौन 3 लाल हैं? मतलब वो उनका कहना था भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल। तो मैंने कहा जी मैं उनको भी नहीं जानता, मैं तो बस यहाँ आ गया, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता हूँ। खैर, ये उठाने बिठाने का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा। फिर बोले कि खड़े हो जाओ। जी बोलिए, कुछ अपनी तरफ से सुनाओ। तो
मुझे एक स्पीच याद आई, मैंने कॉलेज टाइम में एक प्ले किया था शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का एक लास्ट था मोनोलॉग, वो मैंने सुनाया तो बोले कि ये तुमको किसने कराया। फिर वो सारी कहानी याद आ गई कि ये एक्चुअली तो कौशल भारद्वाज ने करवाया था, लेकिन उस वक्त अचानक से भिवानी में वीरेंद्र भार्गव जी आए हुए थे पूना से, पूना के FTI के गोल्ड मेडलिस्ट जो रहे हैं। और एक रात हमको कॉलेज से सीधा उनके घर पे ले जाया गया पूरी टीम को, और बोले कि आप नाटक ये कराएंगे। एक रात में ही उन्होंने उस नाटक का रंग रूप ही बदल दिया, एक ही रात में। हालांकि सुबह 5-6 बज गए थे हमको, हम कॉलेज तक पहुंचे ही थे, तो मेरे फादर वहाँ खड़े हुए थे, तो वो मारते पीटते हुए ही लाए थे घर तक, वो अलग बात है। लेकिन वो शुतुरमुर्ग सुनाया तो उनको लगा कि मतलब ये नाटक, मुझे बाद में पता लगा था कि ये मोहन जी ने करवाया हुआ है, इसलिए शायद उन्होंने पूछा होगा। स्पीच सुनने के बाद फिर से बैठा दिया गया, बैठाते ही बोले खड़े हो जाओ, कुछ और याद है? तो एक और शायद कुमार स्वामी का या मोटेराम का या दुलारी बाई का, क्योंकि ये 4-5 नाटक ही किए हुए थे मैंने, इनमें से कोई एक मैंने मोनोलॉग सुनाया उनको। तो बोले ठीक है बैठ जाओ। फिर कुमार सर बोले कि सुनील, अगर आपको हॉस्टल ना मिले तो? मैंने कहा सर अभी तो मुझे ये ही नहीं पता कि मेरे घर वाले यहाँ आने देंगे या नहीं आने देंगे, और मैं बाहर तो रह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड तो कर ही नहीं सकता। आज ठीक है, वो उतनी तनख्वाह वगैरह सब होती होगी, उस वक्त तो मेरे फादर की मुझे नहीं लगता कि इतनी तनख्वाह होती होगी। हालांकि हमारी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने साफ इनकार किया कि मैं हॉस्टल के बिना तो नहीं रह पाऊँगा। तो बोले ठीक है आप जाओ। मैं गया तो बाहर कृष्णा भाई खड़े हुए थे। कृष्णा भाई मुझे एक सीधा बाहर ले गए डिपार्टमेंट से, बोले कि अब बता पूरी कहानी क्या क्या हुई। मैंने कहा यार मेरे 40-45 मिनट लगा दिए, मतलब लोग 2-3 मिनट में वापस आ रहे थे, 4 मिनट में, 10 मिनट में वापस आ रहे थे, मेरे 45 मिनट लगा दिए उन्होंने, 40-45 मिनट। तो बोले हुआ क्या क्या ये बता। मैंने उनको सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। बोले तेरा एडमिशन हो गया। मैंने कैसे हो गया, आप कैसे कह सकते हो? तो बोले कि भाई अगर उन्होंने हॉस्टल की बात की है ना, तो यहीं से बात समझ में आ जाती है कि वो तुझे तो लेंगे ही लेंगे। अब वहाँ मतलब दुविधा में था कि यार एक सीनियर आदमी है, वो कह रहा है इसका भी एक्सपीरियंस होगा कुछ ना कुछ, तो वो कह रहा हो गया, और अभी तो रिज़ल्ट नेक्स्ट डे आना है, अभी तो एक रात और निकालनी है। तो पूरी रात हम जाग के निकालते थे। और ब्रिजेश था, आशु था, चोपड़ा था, घनश्याम था, नानू भाई, तो विवेक सूद, ये सारे लोग हम बैठ के रात रात भर जागते रहते थे और डिस्कशन करते रहते थे एग्ज़ाम से पहले। खैर अगले दिन रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट में अपना नाम पाया तो बहुत खुश हुआ कि मैं शायद तीसरे या चौथे नंबर पे था। और मैंने तुरंत घर पे फ़ोन लगाया, बाहर PCO था, PCO पे गया, वहाँ से फ़ोन किया। तो मेरे फादर ने फ़ोन उठाया तो बोले कि, मैंने कहा कि डैडी मेरा एडमिशन हो गया है। तो अचानक से बोले तेरा कैसे हो गया? तो वहाँ मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये मतलब, अब मैंने कहा कि हो गया तो हो गया है। बोले नहीं तेरा कैसे हो सकता है, तूने ऐसा किया क्या है? मैंने कहा अब हो गया है तो मैं क्या बताऊँ, हो गया है। बोले चल तू घर आ। और मैं शाम को ट्रेन चलती थी, वहाँ से ट्रेन पकड़ी और मैं सीधा घर पे मेरे चाचा को पहले से ही बुला के रखा हुआ था, और मतलब मेरे फादर के मौसी के लड़के थे, तो उनको उनका हमारे पूरे परिवार पे दबदबा था कि वो जो बोल देंगे वैसा होगा। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, जूता उता निकाल लिया कि जाने तो नहीं देना भाई। मैंने कहा चाचा अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि एडमिशन हो गया मेरा। तो वो जिद एक हफ्ता चलती रही। एक हफ्ते बाद ये हुआ कि
अच्छा ठीक है जाओ। मैंने कहा आप एमए ही तो कराना चाहते थे ना मुझसे। अब मैं वो हिस्ट्री में एमए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक थिएटर में एमए कर रहा हूँ, बात तो एक ही है। तो मैं जिस दिन सुबह गाड़ी में आना था उस दिन बहन माँ सब रोने लगे, फिर कब आएगा। मैंने कहा यार शनिवार को गाड़ी में बैठूंगा, संडे को आपके पास रुकूंगा, सोमवार को फिर चला जाऊंगा। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। अब एडमिशन हो गया तो जो लोग पहले से जानकार थे थिएटर के, अब मुझे लगा कि मैं अनपढ़ आदमी इनके बीच में अपना काम कैसे चलाऊंगा। तो धीरे धीरे किताबें उठानी शुरू की लाइब्रेरी से, कुछ खरीदी बाहर से, और वो पढ़नी शुरू की। तो थोड़ा सा नाटक, अब क्योंकि पहले तो हमको जब कॉलेज में थे तो हमको जैसा बता दिया जाता था कि ऐसा मुंह बनाओ तो ऐसा ही बनाना है, ये हाथ इतना उठना चाहिए तो इतना ही उठना चाहिए, तो ऐसे काम किया हुआ था। अब नाटक को मैं पढ़ रहा था, अब मुझे पढ़ना था, अब मुझे सीखना था। नाटकों को मैंने पढ़ना शुरू किया, कहानियों को, कविताओं को, और अब समझ में आने लगा कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ। मुझे मतलब मैंने 3 साल व्यर्थ वहाँ गवाए, लेकिन मजबूरी थी कि क्योंकि ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। तो खैर कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिंक बनता ही है, तो मतलब उसी तरीके से ही मुझे यहाँ तक पहुँचना था। तो 6 महीने मुझे जो मेरे क्लासमेट थे जितने भी, 6-7 महीने मुझे लग गए उनके बराबर आने में। फिर एक दिन महसूस हुआ कि बराबर तो बेटा मैं आ गया हूँ, अब आगे जाना है, अब इनसे आगे जाना है। वो काम करना शुरू किया। 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। मतलब नाटक मेरे ख्याल वहाँ कुमार सर ने करवाया था, बरी द डेड, वो एक ही कर पाए थे हम उस साल, बाकी इम्प्रोवाइजेशंस होती थी क्लास में, नीलम जी कराती थी। और 1 साल तो हमने वो वैसे ही निकाल दिया। फिर मैं पढ़ता रहा कि जितना पढ़ सकूँगा उतना शायद मतलब इन लोगों के बराबर तो अभी पहुँचा ही हूँ, इनसे आगे जाना तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ वो भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रहे हैं, और वो मुझसे ज़्यादा पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी वहाँ के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर होईराम जी। वो चंडीगढ़ किसी काम से आए हुए थे, तो वो मेरे रूम में आए कि बेटा मैं एक रात तेरे साथ रहूँगा क्योंकि मुझे सुबह काम है। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप तो पिता तुल्य हैं। तो वो रहे, तो बोले कि इस बार नाटक तू करा देना यार। मैंने कहा मेरे को सिर्फ 1 साल हुआ है अभी सीखते हुए, और मैं कैसे करा दूंगा। बोले ना ना तू करा देगा। तो उसी साल डिपार्टमेंट के लिए मैंने प्रैक्टिकल के लिए अम, अम, एक मतलब स्टेज प्लान तैयार करना होता है कि कैसा सेट कैसे बनेगा नाटक का, तो वो मैंने तैयार किया हुआ था। तो मुझे लगा ये नाटक को तो मैं घोंट चुका हूँ और इसको अच्छे से करवा भी सकता, क्योंकि इसका सेट डिज़ाइन मैंने किया है, सब कुछ किया है। तो मैं भिवानी गया तो मैंने वो नाटक करवाया, नागमंडल, और गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ नागमंडल। मैंने वो करवाया तो मैं ऑडियंस की तरफ देख रहा था कि उनके सर के ऊपर से गया वो नाटक, वो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि तब चलते थे राजा का बाजा या अंधों का हाथी या शुतुरमुर्ग या कुमार स्वामी या ऐसी बैंड बाजा बारात, मतलब ऐसे ऐसे ही नाटक चलते थे। हम लोग सब सेकेंड ईयर में आ गए थे, सब पढ़ने लग गए, सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू हो गई। अब वो बाहर से भी लोग आने शुरू हो गए। एक दफ़ा अंकुर जी आए, एक दफ़ा जापान से कोई आए, एक दफ़ा इंग्लैंड से कोई आए, एक दफ़ा सत्यव्रत रावत आए। तो उस सेकेंड ईयर में वो काफ़ी काम हुआ, और फिर हमारे टीचर्स ने भी काफ़ी काम कराया। रानी जी ने करवाया, सैया भाई कोतवाल नहीं, अ, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, घासीराम कोतवाल, यस, घासीराम कोतवाल। और ये सब
सेकेंड ईयर में अच्छे से स्मूथली चल रहा था। फरवरी में हमारा रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर का, मतलब शायद मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं, तो फरवरी में रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर का। उसमें बोला गया कि मैं और एक लड़का और, देवेंद्र नेगी था हिमाचल से, हम दोनों फेल हो गए हैं। और ये सुन के बिल्कुल ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो गया, मतलब फेल कैसे हो सकते हैं हम। तो बोले भाई तुम दोनों फेल हो, क्योंकि रूल बुक में, यूनिवर्सिटी की रूल बुक में ये छप गया था कि जो प्रैक्टिकल में फेल हो गया वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थियरी में कोई फेल हो गया तो उसको फेल कर दिया जाएगा, कंपार्टमेंट नहीं फेल कर दिया जाएगा। तो एक सब्जेक्ट में हम दोनों कहीं रह गए। और मज़े की बात ये, वो सब्जेक्ट में बाकी पूरी क्लास को पढ़ाता था, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में था। तो स्टेनिस्लवस्की एन एक्टर प्रिपेयर्स, वो मैं बाकी सब लोगों को बैठ के मैं पढ़ाता था कि इस चैप्टर का ये मीनिंग है, इस चैप्टर का ये मीनिंग है, और उसी सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। अब वापस हमको दोनों को बोला गया कि आप दोनों वापस फर्स्ट ईयर क्लास में जाके बैठो। यहाँ बहुत अजीब हो गया। अब ये लगने लगा कि अब घर वालों को शक्ल कैसे दिखाई जाएगी कि मैं, ठीक है मैं कमज़ोर था पढ़ाई में, लेकिन कभी फेल तो नहीं हुआ था। नंबर कम ज़रूर आते थे लेकिन फेल कभी नहीं हुआ था। और अब मैंने घर में बताया कि हम दो लड़कों को ऐसे ऐसे फेल करार दिया गया है, क्योंकि थियरी में ऐसा कोई है, रूल बुक में छप गया है। तो मेरे फादर ने कहा कि रिवोल्ट करो यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़, रूल बुक को में वो उसको बदलवाओ उस रूल को। तो वो हम फिर मेरे ख्याल 25-30 दिन हम बैठे रहे धरने पर। मुझे लगता है उसके बाद ये सिलसिले अब तक चल रहे हैं, धरने और ये सब, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। लेकिन हाँ, उस ज़माने में मैं कामयाब हो गया कि मैं रूल बुक में जो रूल छपा है उसको तो चेंज करवा के मानूंगा, और वो मैं सफल हो गया उसके लिए। लेकिन क्योंकि जो रूल छप चुका है उस रूल के मुताबिक तो मुझे 1 साल और लगाना ही पड़ेगा। सो लगाया। तीसरा साल बेहद कमाल था मेरे लिए। मुझे लगता है कि ये जो फेल होना मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि तीसरे साल जो मुझे करने को मिला उसके लिए बहुत बड़े बड़े नेता अभिनेता आज तक तरसते हैं। तीसरे साल में काफ़ी काम किया, अंजला जी के साथ मदर किया। फिर मोहन जी चेयरपर्सन थे, मोहन महर्षि जी, तो उनको मैं दिल गुरु मान बैठा था। मतलब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर ये होता है ना कि हर सब्जेक्ट का एक अपना टीचर होता है। मैथ्स का एक अलग टीचर है, हिंदी का अलग टीचर है, इंग्लिश का अलग है, साइंस का अलग है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो हर बात की नॉलेज रखता है। तो वो मुझे उनमें दिखता था। वो मुझे मतलब 2 साल लग गए भले ही, लेकिन वो दिखना शुरू हो गया था शुरू से ही। तीसरे साल उन्होंने हैमलेट करवाना शुरू किया। हैमलेट कर रहा था, उसमें डबल कास्टिंग हुई थी। एक था सुनील ग्रोवर और एक था गुलशन भुटानी। इन दोनों को मेन हैमलेट दिया गया और डबल कास्ट में ये दोनों रिहर्सल करना इन्होंने शुरू कर दिया। और मुझे बोले कि तुम मेरे साथ बैक स्टेज में रहोगे। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार पहली बार मोहन जी के साथ काम करने को मिल रहा है और पहली बार इन्होंने बोल दिया कि बैक स्टेज में रहो। तुम्हारे लिए एक और रोल है, क्योंकि तुम तलवारबाजी जानते हो। वो छाव की क्लासेस होती थी तो उसमें अच्छे से कर लेता था मैं। बोले तुम तलवारबाजी जानते हो तो वो एंटोनियो और रोमारियो 2 कैरेक्टर्स आते हैं, उनमें से कोई एक दूंगा, तो तुम वो करना। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं बोल तो सकता ही नहीं था कि मुझे भी एक बार मौका दिया जाए, लेकिन वो मौका किसी और रूप में आना था। हुआ ये कि मोहन जी के फादर एक्सपायर हो गए, उनको जयपुर जाना पड़ गया और वो प्रोडक्शन मेरे हवाले सौंप के चले गए कि अब इस जितना मैंने करा दिया है इसको मेंटेन करना और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करना, मतलब नाटक को और आगे ब्लॉक करते जाना। मुझे
तुम पर विश्वास है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मेरे अंदर क्या देख लिया था उन्होंने। सुनील भाई नमस्कार, मैं जनार्दन शर्मा। अभी आपने नागमंडल प्ले का जिक्र किया, आपको शायद ध्यान हो और मैं जजमेंट में था उस वक्त, और ये प्ले फर्स्ट आया था, मुझे अभी तक ध्यान है इस बात का। सर नमस्कार। एक्चुअली हो सकता है बाद में किसी ने नागमंडल करवाया हो, उसका फर्स्ट आया हो। मेरे टाइम में तो वो 5वें या 6ठे स्थान पे रहा था, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि वो मेरा पहला नाटक था। बाद में हालांकि बहुत सारे मेरे जो नाटक आपने देखे हैं, सारे नाटक देखे हैं मेरे आपने, अभी तक उनकी कॉपीज़, उनकी सीडीज़ ले लेके लोग कराते हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि कौन कौन कराते हैं, लेकिन जैसे इला या कोर्ट मार्शल या जलता हुआ रथ, ऐसे नाटकों की आज तक सीडीज़ इनको एमडीयू से मिल जाती हैं। इनके क्या लिंक्स हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग आज भी उन नाटकों को कराते हैं वैसा का वैसा ही। मोहन जी का जयपुर जाना दुखद भी था कि उनके पिताजी चल बसे थे, लेकिन होना कुछ और था कि मैं जिस प्रोडक्शन को वो मेरे हवाले करके गए थे कि इसको संभाल के रखना, उसमें आपसी मतभेद के कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई आपस में। मैंने वो रिहर्सल 15 दिन देखी। 15 दिन के बाद मैंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया कि आज के बाद कोई रिहर्सल में नहीं आएगा, कोई डिपार्टमेंट में नहीं आएगा जब तक मोहन जी नहीं आ जाते। और जब मोहन जी आए तो उन्होंने सबको बुलाया कि मैंने सुना है, मुझे बुलाया रूम में कि तुमने रिहर्सल बंद कर दी। क्यों की? मुझसे पूछे बिना क्यों की? मैंने कहा सर, जितना आप मुझे बोल के गए थे कि इसको आगे बढ़ाना, मैं उतना ही नहीं रोक पा रहा था जितना आप करा के गए थे, ये उससे भी नीचे जा रहे थे, तो मुझे बंद कराना पड़ गया। तो बोले कि तुमने एडिपस पढ़ा है? मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने बेल बजाई, पियोन आया, बोले कि ऊपर लाइब्रेरी से एडिपस लेके आओ। वो स्क्रिप्ट लेके आया एडिपस की और बोले कि इसको पढ़ना शुरू कर दो। मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसा कहा उन्होंने, तो वो पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। उर्दू, अरबी, बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। खैर मैं उसको सरसरी तौर पर पढ़ता रहा, जितना कुछ समझ आता था उतना पढ़ लेता था। तो डिपार्टमेंट में एडिपस की रीडिंग शुरू हो गई। रीडिंग सेशन चला कोई 1 महीना। जैसे तैसे वर्ड्स जो समझ में नहीं आते थे, अरबी के, उर्दू के भी बहुत ज़्यादा टफ कुछ वर्ड्स थे उसमें, लेकिन जो आसानी से समझ में आते थे वो तो मैं पहले से ही जानता था। तो वो पूछे जाते थे कि इनके मीनिंग क्या है, इनके मीनिंग क्या है, तो वो सबको बताया जाता था। तो अब जैसे एक रो में बैठे हैं सब, तो बोलते थे कि मोहन जी बोलते थे तुम वो वाला कैरेक्टर पढ़ो, तुम वो वाला पढ़ो, तुम वो वाला पढ़ो, तुम वो वाला पढ़ो, और सब ऐसे ऐसे पढ़ते रहे। फिर ऐसा बोलते थे कि अपना अपना जो तुमको कैरेक्टर पसंद हो वो तुम डेली आके मुझे एक एक स्पीच पढ़ के सुनाओ, सब अपना अपना पसंद का पढ़ के आओ। तो मैं डेली कोरस की स्पीच, हालांकि कोरस का बहुत बड़ा रोल है, इसको लोग मानते नहीं हैं। जिन्होंने एडिपस अगर ढंग से नहीं पढ़ा है या ढंग से किया नहीं है, वो कोरस को समझ ही नहीं पाएंगे। मुझे कोरस बहुत पसंद था। मैं वो कोरस के जितनी लाइंस होती थी वो सब पढ़ता था मैं डेली। तो मुझे बंद करा देते थे, मैं आधा पढ़ता था, बंद कराते थे कि नहीं तुम कुछ और पढ़ो तुम। लेकिन वो आज भी लाइंस कोरस की मुझे आज भी बहुत पसंद हैं। मैंने पीछे करवाया भी है वो, मतलब कॉलेज टाइम में भी एक बार करवाया था। नाना एक लड़का था उसको, और बाद में अभी मैंने फिर यहाँ दिल्ली में भी करवाया शो, उसका भिवानी में ही किया था।
लेकिन मुझे पता नहीं कोरस क्यों पसंद था। हालांकि मेन कैरेक्टर उसमें एडिपस है, ट्रियॉन है, युकास्टा है, टायरेसियस है, बहुत सारे हैं, गडरिया है, पयाम्बर है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पता नहीं मुझे हमेशा कोरस की लाइंस क्यों अच्छी थी, क्यों अच्छी लगती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गुलशन भूटानी और मुझे दोनों को खड़ा किया गया कि तुम दोनों एक कोई भी इम्प्रोवाइज़ करो सिचुएशन। तो मैंने गुलशन के कान में कुछ कहा, मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, तो इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो फिर एक लड़की थी, उसको बोला कि तुम ज्वाइन कर जाओ। उसने ज्वाइन किया इम्प्रोवाइजेशन को बीच में ही, और गुलशन से अचानक मुझे एक थप्पड़ लग गया इम्प्रोवाइजेशन के दौरान। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो मतलब सीन की डिमांड है, लग गया तो लग गया। और 2-3 मिनटों के बाद फिर उसने एक और मार दिया मुझे। मैंने कहा ठीक है चलो, यहाँ भी सिचुएशन बनती है, बन रही है तो बन रही है। पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या फील हुआ, उसने उस लड़की को 3-4 तमाचे मार दिए। वहाँ मुझे लगा कि अब ये सर के ऊपर चला गया, और मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी गुलशन, अगर ग्रुप में है तो भाई, मैंने मोहन जी को मना किया कि सर सॉरी, मैं बीच में इम्प्रोवाइजेशन रोकना चाहता हूँ, मैं 2 मिनट इससे मिल के आता हूँ बाहर। मैंने जाके उसके 5-4 अच्छे वाले रखे, और फिर हम अंदर आ गए। बात को बड़े आराम से बाद में नॉर्मल किया गया कि क्योंकि काम तो हमको इकट्ठे ही करना है। तो सिचुएशन समझी गई, उससे भी पूछा गया कि क्यों तुमने मारा, तो उसके पास जवाब नहीं था। तुमने एक थप्पड़ मारा तो मोहन जी बोले कि मुझे भी समझ में आ रहा था कि चलो चलता है। दूसरा मारा तब भी समझ में आ रहा था, लेकिन तुमने उस 3-4 थप्पड़ बिना वजह उस लड़की को मार दिए। वो सिचुएशन के बाहर थे, वो सिचुएशन में फिट ही नहीं बैठ रहे थे। तो वो ठीक किया सुनील तुमने कि तुम उसको बाहर ले गए, ऐसा कुछ बोले मुझे और हंसने लगे। तो बोले चलो कल से रिहर्सल शुरू करते हैं। फिर वो रिहर्सल स्टार्ट हुई तो बोले कि एडिपस सुनील तुम करोगे। तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब मैं आज भी उस कैरेक्टर को अपने अंदर आज भी जी सकता हूँ किसी भी वक्त। और वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। वो तीसरा साल मेरा मेरा इतना कामयाब हो गया वहाँ। बाकी अभी तक जो हुआ आप पूछ सकते हैं। राजेश भाई, फिल्म में तो अभी बहुत देर है। अभी तो नाटक की जर्नी ही बहुत लंबी है। नाटक बहुत हिट रहा, और बहुत बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। बहुत लोग बाहर से भी देखने आए थे। एक दफ़ा मुझे याद है हरविंदर मलिक भाई साहब भी आए थे, और उसके बाद नाटक ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम हो गए, तो समझ में आया कि अब क्या करना है। अब वो जो 3 साल निकलने थे वो तो निकल गए, अब आगे लाइफ में क्या करना है अब मालूम नहीं था। अब सर से जो एक कहते हैं ना कि शेल्टर, एक छत मिली हुई थी कि हम एक छत के नीचे काम करते थे, वो छत अब हट चुकी थी। अब नहीं पता था कि क्या करना है। अब सब अपने अपने घर चले गए। थोड़े टाइम बाद मोहन जी का कॉल आया कि सुनील वो नाटक मेरे को IAS एकेडमी देहरादून या मसूरी शायद, वहाँ करना है। देहरादून यस, IAS एकेडमी देहरादून में करना है। तो सब लोगों को इकट्ठा करो और रिहर्सल शुरू करनी है। तो मैंने, नेगी ने और एक पंकज था नैनीताल से, हम तीनों ने SRC रेपेट्री का फॉर्म अप्लाई कर दिया था। तो हम लोग, खैर वो उसमें टाइम था, और हम लोग रिहर्सल शुरू कर दी थी हमने वापस एडिपस की। और वो करते करते क्या हुआ कि जब जिस दिन शो था उससे 2 दिन पहले रेपेट्री का हमारा एग्ज़ाम था।
तो मैंने मोहन जी को बोला कि बहुत डरते हुए कि सर वो रेपेट्री का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। बोले मेरे परसों शो है, तुम पहुँचोगे कैसे? मैंने कहा सर बस मैं एग्ज़ाम दे के पहुँच जाऊँगा। तो हम तीनों ने ऐसा कुछ किया कि तीनों हम निकले, रेपेट्री का एग्ज़ाम दिया। मेरा और पंकज का हो गया, नेगी का नहीं हुआ। वो भी हमको नैनीताल में ये देहरादून में जाके मालूम पड़ा। देहरादून हम टाइमली पहुंच गए थे, एक दिन पहले पहुंच गए थे हम। देहरादून से आने के बाद वापस फिर सब लोग अपने अपने घर, किसी को कहीं नाटक करने थे, किसी को कहीं करने थे। सुनने में आया कि किसी को थान ही बेचने थे कपड़े के, या किसी को मोबाइल की दुकान खोलनी थी, किसी को ढाबा चलाना था, किसी को कुछ। खैर वो एक अलग बात है। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जब आपने थिएटर कंटिन्यू करना ही नहीं था तो कोई और 2-3 लोग डिज़र्विंग होंगे, उनकी सीट पे क्यों पानी फेर दिया यार तुमने? ठीक है, अपनी अपनी सोच है। तो खैर हम लोग रेपेट्री आ गए। रेपेट्री में 1.25 साल रहा। 1.25 साल के बाद वहाँ फिर मैंने रिज़ाइन दिया और मैं चंडीगढ़ घूमने के लिए गया कि एक हफ़्ता अब मुझे चैन चाहिए, सुकून चाहिए लाइफ में। मैं वहाँ जाके सिर्फ मस्ती करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो मैं वहाँ चंडीगढ़ पहुँच गया। वहाँ जूनियर्स थे, उनके साथ हॉस्टल में रहा, खूब मस्ती की। 5-7 दिन बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने मिलके। और करते करते एक लड़के ने बोला कि भाई साहब अब आप आ ही गए हो तो हमको कोई नाटक ही करा दो ना। सुनील जी, हो सकता है मैंने आपको मिस किया हो, आपकी बातों को मिक्स किया हो, जो स्टार्टिंग से आपके जीवन के बारे में जो जो भी लोगों ने पूछा उनका आपने जवाब दिया। मेरा कंसर्न केवल यही था कि मैं एक सवाल आप मुझे बहुत लंबे टाइम से पूछना चाह रहा था मैं आपसे। एक ये मौका मिला है, ये कि हाइफा का जीवन दर्शन जो है एक अच्छा मंच है जहाँ पे हम ये चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके एक स्टेज होती है जहाँ पे आपको अपना करियर डिसाइड करना होता है। हमें +2 के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या करना है, कौन से MA करनी है, कौन सी BA करनी है, कौन सा ऑनर्स लेना है, कौन सा पास कोर्स लेना है, पास कोर्स में भी कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। थिएटर की तरफ आने का आपका रुझान कैसे बना? क्या इंस्पिरेशन थी कि आपको लगा कि नहीं, ये थिएटर मेरे लिए बेस्ट है? और आज के दिन आप उस फैसले को कितना सही समझते हैं? थोड़ा सा क्रूशियल सवाल हो सकता है, बट प्लीज़ एक बार इलेबोरेट कर दें तो। मैंने सोचा आइडिया अच्छा है कि अब क्योंकि लाइफ में पता ही नहीं आगे करना क्या है, तो नाटक करने को मिल रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है। तो रेपेट्री में मैंने एक नाटक देखा था, पीयूष मिश्रा ने करवाया था, और उसका पूरा डिज़ाइन मैंने किया था। मतलब डायरेक्शन सारा पीयूष मिश्रा का था, लेकिन डिज़ाइन मैंने किया था। वो मैंने पीयूष भाई को फ़ोन किया कि मैं दिल्ली आके आपसे वो नाटक लेना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है, तो मेरे को इस टाइम मंडी हाउस मिल जाना, मैं तेरे को आके नाटक वो दे दूँगा। उनसे वो नाटक लिया और वापस चंडीगढ़ की बस पकड़ी और मैं आ गया। अब वो नाटक मैंने पढ़ना शुरू किया अपने जूनियर्स के सामने। कॉमेडी नाटक था, तो वो रीडिंग में ही सबको इतना मज़ा आता था कि मतलब ये तो करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। वो नाटक है डारियोफो का ट्रम्पेट्स एंड रास्पबेरीज। उसका हिंदी एडेप्टेशन रंजीत कपूर साहब ने किया हुआ था, कॉमेडी ऑफ टेरर्स के नाम से। तो वो हमने रीडिंग शुरू की और मालूम पड़ा कि अब इसको नाटक को रिहर्सल के रूप में लेके आते हैं। तो मैं जब चंडीगढ़ पढ़ता था तो मैं बाहर एक ग्रुप था यवनिका, उनके साथ मैं नाटक करता रहता था। तो उनको मैंने अप्रोच किया कि मैं आपके ग्रुप के थ्रू तरफ से ये नाटक करना चाहता हूँ, तो वो मान गए। तो वो नाटक किया, तो वो मतलब मैंने शायद 35-40 शो उस नाटक के कर दिए अभी तक।
अजय भाटिया भाई, मेरे अगर पीछे थोड़ा सा सुन लोगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि मुझे थिएटर के बारे में पता ही नहीं था यार, कि मतलब मैं थिएटर के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम था। और ये एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ी विडंबना रही है कि तूने बोला कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैंने आज तक और आज भी यही सोचता हूँ कि मतलब कि आगे क्या करना है, ऐसा बिल्कुल मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। मैं शायद उस किस्म का आदमी हूँ कि मैं लहरों के विपरीत लड़कर तो लोग जाते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ भाई। मैं जैसा जैसा बहाव मुझे जिस तरफ ले जाता है मैं उस तरफ बह जाता हूँ। उमा शंकर भाई, ये बजरंगी पे भी आऊँगा थोड़ी देर बाद। क्या हुआ कि मैं कॉमेडी ऑफ टेरर्स के शोज़ चल रहे थे, तो जब मुझे चंडीगढ़ करने थे ये शोज़, तो 3 शो हमने रखे थे टैगोर में, तो मोहन जी तब तक वहीं थे। तो मैंने कहा मोहन जी कि आप प्लीज़ मेरा शो देखने के लिए आइए, बहुत अच्छा बन पड़ा है। तो बोले मैं आऊँगा, वो नहीं आए। नेक्स्ट डे मैं फिर पहुँच गया, बोले मैं आऊँगा, वो फिर नहीं आए। तीसरे दिन बोला सर मैं इसके बाद चंडीगढ़ मेरा आना होगा या नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है, प्लीज़ मेरा आप शो देख लीजिए, मेरा आज आखिरी शो है। तो वो आए। अब शो मतलब वाकई बहुत अच्छा बन पड़ा था, क्योंकि सारे एक्टर्स मुझे जूनियर्स बहुत अच्छे मिल गए थे, और वो डिज़ाइन मैंने किया ही हुआ था, वो मुझे मालूम था कि इसमें करना क्या है। तो अब वो जब शो चल रहा था तो मोहन जी बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, और वो भी मतलब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। मैंने पहली बार मोहन जी को हंसते हुए देखा था अपनी लाइफ में, कि इंसान हंसते भी हैं। सेटारिकली तो वो हंस देते थे, लेकिन ऐसे खुल के हंसना, वो मैं उनको पहली बार देख रहा था। शो ख़त्म हुआ, ऑडियंस बैठी हुई थी, मोहन जी स्टेज पर आए। उनके दिमाग में क्या आया मुझे नहीं पता, उन्होंने कोई 40-50 बार मेरा चुम्मा लिया होगा। मैं उस वक्त मुझे ये फील हो गया कि इसको बोलते रिवॉर्ड। तो बोले कि बेटा ये जो तुमको एडिपस करवाया था, ये उसका नतीजा आज मैं देख पा रहा हूँ। शो ख़त्म होने के बाद उन्होंने कुछ ऑडियंस को बोला भी, वो मुझे अभी याद नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन कुछ तारीफ़ के शब्द थे। बोले कि ये है मेरा स्टूडेंट, इशारा करके, ये है मेरा स्टूडेंट, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला था। फिर उसके बाद बोले कि कल मेरे घर पर आओ। मैं उनके घर गया, तो बोले उधर किचन है, उधर जाओ और कॉफ़ी बना के लेके आओ। मैं हैरान था कि जिस आदमी से हम आँख मिलाकर बात भी नहीं कर पाते थे, वो आज मुझे अपने घर पे बुला के अपनी किचन का रास्ता दिखा के बोलते हैं कॉफ़ी तुम बना के लाओ। ये मेरे लिए ऐसा था कि गॉडफादर का मिल जाना, कि आज मुझे गॉडफादर भी मिल गया। मैं कॉफ़ी बना के लाया और हमने पी कॉफ़ी इकट्ठे। तो आगे क्या इरादा है? मैंने कहा पता नहीं सर, मैं तो घूमने आया था, वो जूनियर्स ने रोक लिया, मैं रुक गया, यहाँ नाटक कर लिया, नाटक हो गया। बोले तो ठीक है, जूनियर्स को फिर से इकट्ठा करो और एक ग्रुप बनाओ। तो सबको इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम मोहन जी ने डिसाइड किया नटवा, जैसे बिटुआ बोल देते हैं, ऐसे नटवा। तो उसका मीनिंग भी रखा उन्होंने, नेशनल थिएटर वर्कर्स एसोसिएशन। तो वो हमने फॉर्म किया और बोले कि अब तुम सब मेरे साथ नाटक करोगे और मैं तुम्हारे नाटक डायरेक्ट किया करूँगा विदाउट एनी फ़ी। अजय भाई होपफुली आप सुन रहे होगे। तो ऐसे ही मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया भाई लाइफ में। तो वो ग्रुप फॉर्म हुआ। मैं 3 साल तक और मोहन जी के साथ वहाँ नाटक करता रहा। मतलब बीच में मैं भिवानी आता था, भिवानी नाटक करवा के फिर चंडीगढ़ चला जाता था, फिर चंडीगढ़ नाटक किया, फिर भिवानी आ गया, कभी रोहतक चला गया, वहाँ अलकेश था, जयदीप था, मीनू थी, ज्योति थी और बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये चारों थोड़े से क्लोज रहे मेरे, तो इनके नाम मुझे याद हैं। तो
वहाँ नाटक होते रहे। आनंद शर्मा जी थे, जगवीर राठी भाई थे, तो ये सब लोग भी साथ में हम लोग काम करते थे। तो ऐसे ही बस कभी भिवानी, कभी रोहतक, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं कभी कहीं, ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता रहा। और एक वक्त आया कि सब लोग ग्रुप छोड़ छोड़कर बॉम्बे जाने लगे। तो एंड में सिर्फ मैं और एक लड़की, वो मैरिड थी, वहीं थी, उसको वहीं रहना था, तो हम दोनों बचे बस। तो बोले कि सुनील अब क्या करोगे? मैंने कहा सर और जूनियर्स आएंगे और करेंगे। बोले नहीं तुम भी बॉम्बे जाओ। मैंने कहा सर मैं बम्बई के लायक हूँ या नहीं मुझे मालूम ही नहीं है, या बम्बई मेरे लायक है नहीं है ये भी नहीं मालूम मुझे। तो बोले नहीं तुम जाओ। बस वो मैं फिर घर पहुंचा और घर पे बोला कि बॉम्बे जाने के लिए बोल रहे हैं सर। तो बोले तेरे को मालूम है तेरे बॉम्बे जाके तू क्या करेगा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जूनियर्स गए हुए हैं, उनको साल साल 2-2 साल भर हो गए हैं, तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ, उनके पास रह जाऊँगा जाके। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बॉम्बे की तरफ बढ़ गया। वहाँ मैं जानता भी था कि उनके एड्रेस क्या हैं, लेकिन उनको फ़ोन करके चला था कि यार मैं निकल पड़ा हूँ, मुझे उस स्टेशन से ले लेना। तो वो सुबह सुबह कोई ट्रेन पहुँचती थी और वहाँ 3-4 लड़के रिसीव करने के लिए आए हुए थे, वो सब मुझे अपने घर ले गए। वहाँ रहना शुरू हुआ। और समस्या ये थी कि अब मुझे खाना बनाना नहीं आता। चाय मैं बना लेता था। तो बोले चित्कारा भाई सबको मिल के काम करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों की चाय बना दिया करूँगा यार, जब भी तुम कहोगे, खाना तुम बना लेना। तो बोले ठीक है। अब वो किसी एक दिन लेके जाते थे, बस में बैठाते थे कि आओ वहाँ ऑडिशंस चल रहे हैं या वहाँ उस ऑफिस में जाना है, फ़ोटो बांट के आनी है। तो वो जाते ही फ़ोटो वोटो खिंचवा ली थी, उसके पीछे वो स्टिकर्स में चिपका देते थे कि मैं इंडियन थिएटर से पास आउट हूँ और हमारा लैंडलाइन नंबर ये है, क्योंकि सबके पास एक ही होता था। तो सब कॉमन हम दे देते थे, 5-6 लोग रहते थे। तो पेजर्स बाद में आए थे, तो वो नंबर चिपका के हम ऑफिस बांट देते थे, बस यही होता रहा। लेकिन वो क्या होता था कि 3 दिन घर पे हैं, तो 3 दिन में वो मेरे से 15 बार दिन में चाय बनवाते थे। सारा दिन ताश खेलना, सारा दिन बैठे रहना घर पे, गप्पे मारना, ताश खेलना, तो ये चलता रहता था और मैं चाय बनाता रहता था। बस ऐसे ही फिर घर पे जब भी बात होती थी क्या करते हो, बोले जाते हैं ऑफिसेज में और अपनी फ़ोटो दे के आ जाते हैं। तो बोले फिर आगे, तो आगे तो मतलब जब उनका कभी फ़ोन आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्या करना है। तो ऐसे ही 1-1.25 महीना बीत गया और मेरे पैसे ख़त्म हो गए जितने मेरे पास थे। मैंने अपना वो बस्ता फिर बांधा और मैं वापस फिर भिवानी। और कोई मेरे ख्याल 6-8 महीने मैं फिर भिवानी रहा। शायद मैंने कोई कॉलेज में उस दौरान प्ले करवाया होगा, क्योंकि मैं अमूमन फेस्टिवल्स में काम करवाता ही रहता था कि थोड़ा सा पैसा वहाँ मिल जाता था। तो मतलब बोलते थे हालांकि कॉलेज वाले कि तुझे हम 3 महीने पहले अपॉइंट करते हैं, ये नाटक तूने कराना है। 3-3 महीने रिहर्सल होती थी और बोलते थे कि तुझे हम दे देंगे कोई 15-20 हज़ार रुपये। वो अंत में आके पता लगता था कि वो 4 या 5 हज़ार रुपये मेरे हाथ में पकड़ाते थे और उससे ज़्यादा मेरा खर्चा ही हो जाता था। 6-8 महीने के बाद फिर बॉम्बे गया और फिर वही शायद इस बार एक शूट, मैं जब पढ़ता था डिपार्टमेंट में, तब एक सीरियल बन रहा था मिशन फतेह, सहारा चैनल के लिए था वो। गिरीश मलिक उसके डायरेक्टर थे। तो वो पढ़ते पढ़ते तीसरे साल में एक एपिसोड में करने गया था मनाली। तो उन्होंने दूसरे एपिसोड में भी ले लिया मुझे किसी और कैरेक्टर में, तीसरे में भी ले लिया किसी और कैरेक्टर में, ऐसे 5 एपिसोड में ले लिया। और उस दौरान क्या हुआ, छठा एपिसोड बॉम्बे में बन रहा था, तो उन्होंने फिर बुला लिया कि यार ये भी तो कर ले।
तो वो भी किया। और उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो मेरे घर से कॉल आ गई कि मेरे फादर बहुत बीमार हैं। तो मैं घर पहुंचा और कुछ दिन बाद ही मैं नाटक करवा रहा था तोशाम कॉलेज में, सोनू को या सखाराम बाइंडर करवा रहा था। तो बीच में ही मेरे पिताजी चल बसे और वो नाटक फिर मैंने सोनू रोंजिया के हवाले कर दिया। भाई ये 8-10 दिन जो बचे हुए हैं ये तुम अपने आप देख लेना यार, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। फिर वो रस्म क्रिया जिस दिन थी 13वीं, उससे एक दिन पहले शो था। तो मैंने माँ से पूछा कि मैं जाके एक बार नाटक देखा हूँ। तो वो मैं देखने चला गया। तो मैंने जब रिहर्सल देखी तो मैं सोनू को डांटा भी कि ये तूने क्या करा दिया। तो उसने कहा कि भाई साहब मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, यहाँ एक लेक्चरर हैं श्याम वशिष्ठ जो मतलब जो आपके टाइम में जो आपको करवाते थे, ये सारा नाटक उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। और मैं नाटक देख के परेशान कि इतना भौंडापन तो मैंने कभी ज़िंदगी में ना कभी देखा है, ना मैंने खुद कराया, और ना मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव भी करता हूँ। फिर मैं 3 साल और भिवानी रहा। थोड़ा बहुत खुद से भी ट्राई किया नाटक करने का। जैसे सोनू को एक सोलो परफॉर्मेंस करवाई, ऊपर वाली मंजिल। एक हमने नाटक किया हरपाल, मैंने और सोनू की कोई नॉन थी लड़की, क्योंकि भिवानी में तो लड़कियां मिलती नहीं थी। तो वो दिल्ली से बुलाई, हमने रिहर्सल की। आधे रास्ते वो रोहतक तक आती थी, आधे रास्ते हम रोहतक तक आते थे, रिहर्सल करते थे। फिर एक दिन पहले उनको भिवानी बुला लिया था कि आप एक दिन हमारे पास रह जाओ, नेक्स्ट डे शो करके आप चले जाना। तो ऐसा जितना मुझे याद है कॉलेजेस में भी करता रहा। 2006 में ये डिसाइड हुआ कि मेरी बहन छोटी की शादी हो गई और मदर बीमार रहती थी मेरी। तो 2 बड़े भाई दिल्ली में बहुत सालों से दिल्ली में अपना बिजनेस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब भिवानी को वाइंड अप करो और दिल्ली आ जाओ। मन बहुत दुखी था लेकिन मजबूर था। और मैं वो सब वहाँ से घर वर जो था हमारा वो बेचा और दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट, राजू जी आए हैं, रामपाल जी आए हैं यहाँ पर, यशपाल भाई आए हैं, रोशन वर्मा आए हैं। तो यहाँ आ गए हम। अब यहाँ मन नहीं लगता था तो मेरे ब्रदर मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर अपने ऑफिस ले जाता था कि हमारे साथ बिज़नेस करो। ऐसा 6 महीने तक चलता रहा और मैं आना का नहीं करता रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि माँ मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मैं वापस भिवानी जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा अब तो वहाँ मकान भी नहीं है और कितनी शर्म आएगी कि सब कुछ बेच बाच के चले गए और तू फिर वापस भिवानी आ गया और किराए में एक जगह लेके रह रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे उस शर्म से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो जब यहाँ मेरा मन ही नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती बिजनेस में घसीटा जा रहा है, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैं वापस चला गया भिवानी और 1.5 साल में वहाँ रहा। 1.5 साल बीतते बीतते क्या हुआ कि नाटक 1-2 हमने किए और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग टूट गई और मुझे वापस दिल्ली आना पड़ गया। अब मैं दिल्ली आ गया तो मैं 6-7 महीने बिस्तर पे रहा। उसके बाद लगभग 2 साल के बाद मुझे एक फिल्म फ़ोन आया मुझे एक फिल्म का कि दिल्ली में ही शूट है, 1-2 दिन का शूट है, सही धंधे गलत बंदे। बाद में मालूम पड़ा यशपाल भाई भी वहीं हैं और वो किया। उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। मुझे तो प्रोडक्शन हाउसेस ही नहीं मालूम थे दिल्ली में हैं कहाँ, और बस वेट करता था कि अब कैसे काम क्या होगा। फिर एक दिन हनी त्रेहान जो कास्टिंग में है, वो रेपेट्री में जब मैं था तो उसने एक प्ले डायरेक्ट किया था गैलीलियो। उसमें एक्ट कर रहे थे पीयूष मिश्रा, सोलो परफॉर्मेंस था। और उसका डिज़ाइन
मैंने किया था, क्योंकि पीयूष भाई मेरा एक क्लिप पहले डिज़ाइन देख चुके थे, तो वो बोले कि भाई ये भी तेरे को करना है। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो स्क्रिप्ट पढ़ी, जो समझ में आया वो कर दिया। वो हनी को भी पसंद आया एज ए डायरेक्टर कि डिज़ाइन अच्छा हुआ है, तो तब से हमारी दोस्ती हो गई थी। और हनी का एक दिन फ़ोन आया कि चित्कारा भाई आप कहाँ पर हो? मैंने कहा भाई मैं घर पे हूँ। बोले फिर मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ, एड्रेस मालूम है? हालांकि मुझे नहीं मालूम इन लोगों को नंबर कहाँ से मिल जाते हैं। भिवानी में मेरा नंबर कुछ और था, दिल्ली आके मेरा नंबर बदल चुका था, और मैंने देखा 10 मिनट बाद वो मेरे घर पे था। इसका मतलब वो डिसाइड करके आया था कि इस बार तो मुझे इस व्यक्ति को लेना ही लेना है। क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था कि मैं 2 बार उसका पहले फ़ोन आया था जब मैं भिवानी में था, लेकिन दोनों बार तब मेरे नाटक चल रहे थे, तो मैंने मना किया कि मैं फ़िल्म तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कमिटमेंट मेरी पहले हो चुकी है नाटक के प्रति। तो हनी घर पे आया और वो स्क्रिप्ट हाथ में लेके आया, मटरू की बिजली का मंडोला। तो बोला कि चित्कारा भाई इस बार तो मुझे छोड़ना ही नहीं है आपको। मैंने कहा ठीक है यार करेंगे, अब मैं फ्री भी हूँ, मतलब मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तो बोले इसमें 3 कैरेक्टर हैं, तीनों में से कोई एक पसंद हो वो कर लेना। मैंने कहा यार ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जिसमें मैं 3 कैरेक्टर में फिट हो जाता हूँ? बोले वो तीनों कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं, वो मस्किटियर्स हैं, 3 मस्किटियर्स टाइप, तो उनमें से कोई पसंद हो वो आप कर लेना। तो फिर मैंने हनी को बोला कि यार जो तुझे पसंद हो वही बता दे। बोले आप इंस्पेक्टर वाला कर लो। तो वो किया। फिर उसको देखने के बाद वो फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप थी। उसके बाद बजाते रहो मिल गई, उसके बाद बजरंगी का ऑडिशन हुआ। हाँ उमा शंकर भाई बजरंगी में आ रहा हूँ। बजरंगी का ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन बाय चांस क्या हुआ, उन्होंने मुझे जो ऑडिशन करने आए थे उन्होंने मुझे वहीं बैठा लिया कि आप आधा घंटा यहाँ बैठ सकते हो। मैंने कहा बैठ जाओ तो वहाँ। तो मैं वहाँ बैठा और उन्होंने मेरे सामने ही उसको ऑडिशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो वहाँ से रिवर्ट आया कि किसी और एक्टर का इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको फाइनल कर दो। तो जो ऑडिशन लेने आए थे तो उन्होंने कहा कि सर आप फाइनल हो, आप डन हो। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे पास प्रोडक्शन का कॉल आता है, तो बोलते हैं कि सॉरी कि आपके ये 4-5 दिन लगेंगे, तो आप वहाँ पहुँच जाना। मैं पहुँच गया, और जब रिहर्सल शुरू हुई तो नवाज़ ने थोड़ा सा अपने तरीके से झुकाने की कोशिश की, ये जताने की कि तू इंडियन थिएटर से और मैं एनएसडी से हूँ। मैं खैर किसी तरीके 4-5 दिन का जो काम था वो निकाला, और वो करके मैं वापस आया। और जब फिल्म लगी थिएटर में, उमा शंकर भाई आप सुनना ध्यान से, तो मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गया। दोनों भाई थे, भाभी, भतीजियाँ, माँ, मैं, हम सब देखने गए, और लगा कि हाँ ठीक है यार काम तो ठीक है। फिर वो दूसरी बार मैंने टीवी पे देखी, तो मुझे लगा कि इतना भद्दा काम कर सकता हूँ क्या मैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा था खुद पर। तीसरी दफ़ा फिर देखा कि यार ठीक ही तो है, मतलब कुछ ऐसा भद्दे वाला भी नहीं है। चौथी बार जब मैंने फिर देखा उसको, मैंने कहा एक बार फिर अपना काम देख लेना चाहिए। चौथी बार जब देखा तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ का सबसे भद्दा जो काम हो सकता है अब तक का, वो इससे भद्दा मैंने कोई काम नहीं किया होगा। गिरजा भाई उनका लोहे का काम है, पाइप ये सिल्यूस वॉल्स और ये सब हार्डवेयर का काम बोलते हैं जिसको। और भाई हम लोग तो सॉफ्टवेयर के आदमी है, तो इसलिए फिट बैठ ही नहीं पा रहा था मैं उसमें। फिर एक दिन यशपाल भाई का फ़ोन आया एसपी चौहान के लिए कि एक सीन है वो तुझसे ही कराना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब क्यों नहीं करेंगे। फिर वो किया। फिर वो छोटे मोटे यूट्यूब के कुछ चैनल्स यहाँ दिल्ली में हैं, इन लोगों ने बजरंगी देख ली थी, तो पता नहीं इनको क्या लगता था कि पता नहीं कौन आदमी है, कितना बड़ा काम किया इसने,
वो मेरे को बुलाते रहे, मेरा खर्चा चलना था, मैं वो काम करता रहा साथ साथ, अभी भी करता हूँ क्योंकि मेरा खर्चा उन्हीं कामों से निकलता है। और क्योंकि फ़िल्म तो साल 2 साल में एक बार आएगी, और बस ये चलता रहता है। फिर अभी एक फ़िल्म आई थी जनवरी में, जनवरी या अक्टूबर में शायद, द स्काई इज़ पिंक। वो भी फ़िल्म मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है, मुझे लगता है शायद 5-10% लोगों ने ही देखी होगी वो। तो लेकिन वो फ़िल्म बहुत अच्छी है, नेटफ्लिक्स पे है वो फ़िल्म, द स्काई इज़ पिंक के नाम से। वो जिसके पास भी नेटफ्लिक्स हो वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, फ़िल्म बहुत अच्छी है। संदीप भाई, क्रिकेट सेशन तो मुझे एक ही दिन का याद है, जिस दिन मैं आपके साथ खेला था, बस उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे। सुनील भाई, एक दो एक्टर्स को मैं ऐसे को जानता हूँ जो हरियाणा से ही हैं, और कोई भी अपना एक्ट स्टार्ट करने से पहले या पहला शॉट करने से पहले वो कैमरे को छूते हैं, उसके पैर छूते हैं, आपका नाम भी लेते हैं। पब्लिकली ना बोलें वो, लेकिन ऐसे पर्सनली पार्टी में या ऐसे कुछ बोल सकता है, कोई आदमी अपने दिल की बात साझा कर सकता है। तो आपने हरियाणा के लोगों को, खासकर हरियाणा के कलाकारों को एज ए टीचर होते हुए काफ़ी कुछ दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा दिया है, मैं तो ये बोलूँगा। वो शायद इतना ज़्यादा मेंशन नहीं हो पाया कभी। आप और 6 बजने वाले हैं, मुझे लगता है कि आपके जो भी सवाल हैं, या बहुत सारे ग्रुप में जूनियर्स भी होंगे, उनके कोई क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस होंगे अपनी फील्ड को लेके, अपनी हमारी फील्ड मतलब। तो ऐसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं यार। अगर मैं किसी भी रूप में कुछ बता पाया, हालांकि मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ, मुझे सिनेमा बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं ये कंफर्म है कि सिनेमा अच्छे से देख पाता हूँ। अजय भाई, ये कैमरा को छूना और डायरेक्टर के पाँव पड़ना, ये बहुत अच्छी बात है यार। मतलब वो जो भी शख्स है, मेरा सलाम है उसको, क्योंकि क्योंकि ये काम मैं भी करता हूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इशारा होगा या तो जयदीप की तरफ या सोनू की तरफ, क्योंकि और जो लोग हैं वो मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय भाटिया। भाई साहब ने जो हरियाणा के कलाकारों को दिया है और हरियाणा रंगमंच को दिया है, शायद इससे पहले हुआ नहीं है ऐसा काम। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब के इंडियन थिएटर से आने के बाद एक जो ट्रेंड चेंज किया भाई साहब ने थिएटर का, वो एक सबसे बड़ा योगदान है हरियाणा के रंगकर्म में। अगर हम देखें कि यूथ फेस्टिवल में जिस तरह के नाटक उस दौरान हो रहे थे, सारे इस तरह के नाटक थे कि बड़े ही स्टाइलाइज्ड और इस तरह के नाटक थे। लेकिन भाई साहब के आने के बाद बिल्कुल ही रियलिस्टिक नाटकों का मंचन शुरू हुआ, और भाई साहब ने ये शुरुआत की। तो ये सारा श्रेय भाई साहब को जाता है। यूथ फेस्टिवल में और बाकी थिएटर में इस तरह के नाटकों का जैसे प्रयोग भाई साहब ने किया। सखाराम बाइंडर की कल्पना आप स्टेज पे नहीं कर सकते। इडीपस हो गया, और जलता हुआ रथ हो गया, बेहतरीन नाटक। इला, इस तरह के नाटकों की कल्पना कभी किसी ने की भी नहीं थी कि वो यूथ फेस्टिवल में हो पाएंगे। ये सारा क्रेडिट भाई साहब को जाता है। सोनू भाई, इतनी तारीफ नहीं यार, ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने सीखा था, क्योंकि मुझसे पहले सिखाने वाले नहीं थे। हमको जिसने सिखाया उनको वो कूक मंडूक जैसे लोग होते हैं, वैसे लोग थे। तो मैंने सीखा, तो मेरा फ़र्ज़ भी था अपने शहर को, अपने राज्य को कुछ ना कुछ तो दिया जाए, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरी परवरिश यहाँ की है। तो और उसके बाद कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब खुशी की बात असल में ये है कि जैसे तू कर रहा है, और बहुत सारे लोग हैं, पुलकित है या बंटी है रोहतक से, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये असल में ये खुशी की बात है। सुनील भाई, आपका बहुत लंबा जर्नी है, हमारा तो जस्ट एक स्टार्ट है, 5-10 साल हमें भी हो गए।
एक दौर रहा है हरियाणा के कला दर्शन का। हालांकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे कोई कुछ भी खुल के बोल सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि हरियाणा का कला दर्शन या एक कला जर्नी जो रही है वो चाटुकारिता की रही है बहुत स्टार्टिंग से, क्योंकि इस बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था, ना ये कोई बात करता था। जिसने जो कह दिया, जिसने जो करवा दिया वो सर्वमान्य हो गया, जिसकी अखबार में कटिंग आ गई, लोग युवा रंगकर्मी बन गए जो आज तक युवा रंगकर्मी है, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है। वो सारी बातें वो एक तरफ हैं। आज के दिन सब कुछ ओपन है, हम एक ग्रुप पे हैं, एक एक आदमी का जीवन दर्शन है जिससे हम बिल्कुल रूबरू होते हैं। आपके यहाँ रूबरू होते ही मैं आपके बारे में एक बात पूछना चाहूँगा कि आप हरियाणवी सिनेमा को लेके आपके क्या विचार हैं आज के और आने वाले 10 साल में आप हरियाणवी सिनेमा को के कहाँ देखते हैं? इसके अलावा आप अपने पर्सनल जीवन में एक्टिंग को लेके आपके क्या प्लान्स हैं? कहाँ कहाँ आपने ऑडिशन दिए या कौन कौन सी फिल्में आपकी हमें देखने को मिलेंगी? सुनील जी नमस्कार, मैं जोगिंदर कुंडू। सर, कई बार मेरे साथ एक दिक्कत आती है, जो इमोशनली सीन होते हैं तो उनमें मुझे ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, आंसू नहीं आ पाते, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? भाई साहब नमस्ते। मैंने बहुत अच्छे से सुना आपको, और मैं तो आपके साथ रहा ही हूँ, आपसे सीखा है। आप 6 साल लगातार आपके साथ काम किया, मैंने सीखा है आपसे। मैं आपने कहा कि आप लहरों के साथ बहते रहे, पता नहीं आपको ऐसा लगा होगा, मुझे नहीं लगा ऐसा। मैंने आपको हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में थिएटर करते हुए देखा है। जो आपने खुद भी एक ज़िक्र किया कि आप जिन दिनों हमें कॉलेज में नाटक कराने आते थे, मैं स्टूडेंट था, ये 98 की बातें हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में स्टूडेंट था। जब आप नाटक कराने आते थे तो आपको जो भी एक राशि दी जाती थी कॉलेज की तरफ से, मैंने कभी आपको घर ले जाते नहीं देखा है। उन दिनों जो लड़के होते थे हमारे साथ के, या तो वहीं चाय सिगरेट और उनके खाने पीने में आप सब पैसा वहीं खर्च करके जाते थे। और आपने हमेशा ही थिएटर के लिए काम किया, और उसके बावजूद भी ये कितनी बड़ी अपने आप में बात है कि जैसा कि आपने बताया कि जिन दिनों आप दिल्ली से आके भी या चंडीगढ़ से आके भी जब जब समय मिला आप थिएटर कर रहे थे भिवानी में, तो लड़कियां नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन मेरी बैचमेट्स दिल्ली से या जहाँ से भी, ये अपने आप में एक लहरों के विपरीत जाके ही काम करना हुआ कि लड़की को हम रोहतक तक बुलाते थे और भिवानी से रोहतक जाके फिर काम करना। तो ये भाई साहब मुझे लगता है कि आपने हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। अजय भाई, मेरा हरियाणवी सिनेमा को लेकर ऐसा कोई दर्शन मेरा कोई नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा इसका। हाँ ठीक है, अगर हम सबकी एक कोशिश है, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो बन जाएगा यार। जिसको बोलते थे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। सालों से कल्चर हमारे अंदर है, सालों से, सदियों से। ये उस दिन मैं किनका स्मरण सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे हरियाणवी कलाकार तो वहाँ चले गए। तो मतलब कितने सालों से यार, सदियों से हमारा कल्चर है, और लगे हुए हैं यार, कुछ ना कुछ होगा। बाकी मुझसे अगर पूछोगे कि पर्सनली मैं हरियाणवी सिनेमा में क्या योगदान दे सकता हूँ, तो मैंने पहले भी बोला कि मुझे सिनेमा बनाना नहीं आता, मुझे देखना बहुत अच्छे से आता। जोगिंदर कुंडू भाई, राम राम। भाई ग्लिसरीन लगाना या नहीं लगाना वो तो बड़े बड़े एक्टर्स भी लगाते हैं, जिनको लगानी होती है वो लगाते हैं। लेकिन असल चीज़ है, अगर आपने उसकी आत्मा को पकड़ लिया, उस कैरेक्टर की आत्मा को पकड़ लिया, फिर ग्लिसरीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत बड़ी बात एक मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग, मान लो मुझे भी कभी रोने का सीन करना होगा, तो मैं सिर्फ आत्मा से रोऊंगा, ना कि मैं उसको मौखिक रूप पे उसको आंसुओं से दिखाऊं कि मैं रो रहा हूँ। नहीं,
मुझे आत्मा से रोना होगा तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि मैं रो रहा हूँ। सोनू भाई, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जैसे अजय ने ये पूछा था कि मतलब आपने अगला कदम क्या सोचा, अगला कदम क्या सोचा, उसके बाद क्या सोचा। मेरा विपरीत कहने का मतलब ये था कि मैं कभी भी प्लान नहीं करता हूँ। जो मुझे सामने से नज़र आता है कि ये करना है तो ये करना है, तो वो अब परिस्थितियाँ विपरीत हैं या नहीं हैं उसकी परवाह तो खैर नहीं की, कभी नहीं की और ना ही कभी करूँगा। लेकिन वो अजय भाई वाली बात थी कि आप स्टेप बाय स्टेप बताओ, मतलब क्या प्लान करते हो। वो प्लानिंग नहीं है अजय भाई। कुंडू भाई, एक बीवी कारंत साहब ने कहा था एक दफ़ा, किसी ने पूछा कि सामने किसी ने पूछा कि मैं सर 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी वो एक साल में वो नंगा नाच करके और वो कर लेता उसको मिल जाती है। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया प्रसिद्धि। तो सबने बोला हाँ प्रसिद्धि। बोला ये तो एक साल में क्या मतलब, आप 5 मिनट बाहर नंगा नाच करो आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रसिद्धि से प्र हटा दिया, तो वहाँ लिखा हुआ था सिद्धि। बोले इसको करने में 15 साल नहीं पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, अगर सिद्धि मिल गई तो प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी। सुनील जी, एक बात और पे मैं आपके विचार चाहूँगा। बॉलीवुड हरियाणा में से कोई भी एक स्टोरी या एक टॉपिक पिक करता है, उसके ऊपर फिल्म बनाता है और वो सुपर डुपर हिट जाती है, वो कई हज़ारों करोड़ रुपए कमाती है। ऐसा क्या कारण है कि हमें नहीं पता चल पाता है कि ये स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट है या ये स्टोरी इतनी हिट है, हम उसको क्लिक नहीं कर पाते। लेकिन बाहर से बॉलीवुड से कोई भी आदमी, बॉलीवुड बाहर का नहीं है, बॉलीवुड भी हमारा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन आउटसाइडर कोई भी है हरियाणा के बाहर का, वो हमारी स्टोरी बहुत अच्छे से जज कर पाता है, उसको बनाता है और हिट भी करवाता है, उसको उससे पैसे भी कमाता है। हरियाणा में रह के हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि भाई ये स्टोरी इतनी कामयाब है, ये स्टोरी इतनी कामयाब नहीं है। इसके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? अजय भाई बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जितना हमने ऑब्जर्व किया होता है, जितना हमने पढ़ा होता है, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं। और मुझे तो कितने मेरे ख्याल कितने 25 साल हो गए लगभग। तो 25 सालों के बाद आज कभी मैं क्लासेस लेता हूँ तो एक्टिंग के नाम पर, ऑनलाइन क्लासेस नहीं, मतलब सामने आमने बैठकर, तो बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे। और मेरे पास सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं एक्टिंग को लेकर, कि या तो आपकी ऑब्जर्वेशन, दूसरा आपकी इमेजिनेशन। मैंने जितनी किताबें पढ़ी, स्टैनिस्लावस्की, ब्रेख्त, ये फलाना ढिकड़ा, जितने भी, कोई भी मेरे साथ जब मैं एक्ट करता हूँ या डायरेक्ट करता हूँ, कोई भी मेरे दिमाग में नहीं रहता। ऐसे ही अब बात करते हैं फिल्मों को लेकर। अब जैसे आपने कहा बॉलीवुड वाले, मतलब हरियाणा से बाहर के, वो हरियाणवी टॉपिक उठाते हैं और उसको हिट भी कराते हैं। उसका एक ही कारण है, उनका रिसर्च वर्क बहुत कमाल का होता है। आपने टॉपिक उठाया, लेकिन आपने जितना पढ़ा है या आपने जितना ऑब्जर्व किया है, आप उतने पे ही अटक के रह जाते हो। वो लोग डिटेल में काम करते हैं, वो पूरी छानबीन करते हैं, हर चीज़ खोजते हैं, इस वजह से वो लोग हिट हो जाते हैं। सुनील चिटकारा जी नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार लुथरा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आपका सफ़रनामा सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन एक जगह हंसी भी आई मुझे। मैं 39 साल 7 महीने पुलिस की नौकरी में रहा हूँ और क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, थिएटर से, फिल्म से, और राइटर भी रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ काफ़ी। मैंने अपनी 39 साल 7 महीने की नौकरी में कितने ही पुलिस वाले देखे हैं। मैं खुद भी रहा हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर देखे हैं, 20 राज्यों में नौकरी की है, 4 विदेशों में गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा पुलिस वाला नहीं देखा जो रम के साथ दही खाता हो। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, राजद्रोह की।
मार्वलस काम किया आपने से, बहुत अच्छा लगा और देख के हंसी भी आई। और मैं भी सोचा यार मैं भी अपनी जिप्सी में जाता था, साथ ड्राइवर होता था, मैं तो रम के साथ जो था ना चने खाता था, लेकिन दही खाते हुए पहली बार देखा। दूसरा, मेरे एक गहरे मित्र हैं, उनके साथ भी आपने एक शॉर्ट मूवी की थी नूर, उनका नाम है शिवा, उसमें भी आपका काम बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने मंजे हुए कलाकार हैं, क्या आप अपनी फिल्म मुजफ्फरनगर से खुश हैं अपने रोल से? भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, दंगल और सुल्तान, जो जिस संदर्भ में अभी बात हो रही है अजय भाटिया ने और आप ने जो ये अभी जो बात चल रही है उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से अगर इन दोनों फिल्मों में अगर स्टार की जगह, इतने बड़े स्टार की जगह कोई एक नॉन फेस ना होता तो क्या ये फिल्में इतनी हिट हो पाती? सिर्फ मेरे इस सवाल का जवाब, मैं खुद संशय में हूँ तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। मान लो सलमान की जगह कोई और इतना बड़ा स्टार ना होता, या आमिर की जगह, तो और इतने बड़े बजट में जाके ना बनती फिल्म, तो प्लीज़ बताइए प्लीज़। महेंद्र जी नमस्कार। वो दरअसल नया डायरेक्टर था, नया लड़का था, उसकी पहली फिल्म थी, तो जो अवेलेबल हुआ उसके पास, तो मतलब उसके पास मैंने बोला कि यार चाय पत्ती को थोड़ा सा उबाल के और उसका कलर वैसा आ जाएगा, रम जैसा लगेगा। और बोला सर खाने में क्या लोगे? मैंने कहा यार कुछ भी नमकीन हो, तो मिली नहीं उस वक्त, तो घर में दही पड़ी हुई थी, मैंने कहा यही ले ले। तो बोला सर ये चलेगा? मैंने कहा यार वो लाइंस में निकाल देंगे ना कुछ भी। तो आपने शायद सुना भी होगा, वो मैंने पाइल्स की तरफ इशारा कर दिया था कि तू मेरा बवासीर कराओगा के। और रही बात मुजफ्फरनगर की, तो सर स्क्रिप्ट है, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सर कि कितना बड़ा रोल हो, कैसा रोल हो। ये तो डायरेक्टर का अपनी सोच है सर, राइटर की अपनी सोच है, वो खुद डिसाइड करते हैं सब कुछ। सोनू भाई यू आर मच करेक्ट, क्योंकि स्टार के नाम से फिल्में बनती आई हैं और बनती रहेंगी। चाहे अभी का आप केस देख लो सुशांत वाला, कि बहुत सारा विद्रोह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप बस ये हिंदुस्तान है भाई, अभी थोड़ा टाइम रुको, ये सब कुछ भुला दिया जाएगा। और जैसे पाकिस्तान से फौज आई और हमारे 4 सैनिकों के सर काट के ले गई, 500 मीटर अंदर भी घुसाए और 500 मीटर चले भी गए, मतलब आप क्या खड़े खड़े क्या कर रहे थे आप? तो ये सब बकवास बातें हैं यार, ये सब बकवास हैं। ये इंडस्ट्री टिकी ही उन लोगों के ऊपर हुई है, उनके हिसाब से ही चलती आई है और चलती रहेगी, ये कंफर्म है। जहाँ तक मुजफ्फरनगर फिल्म की कहानी की बात है, तो इस फिल्म की डायरेक्शन और स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर रही। बीच में काफ़ी स्पीड से थी। आपने एक सरपंच का रोल किया था, मुसलमानों को बचाते हैं, दूसरे करते हैं, इसको बड़े इफ़ेक्टिव ढंग से डायरेक्टर आपसे ले सकता था, लेकिन वो आपसे वो काम नहीं ले पाया और उसने स्टोरी में इतनी ज़बरदस्त चेंज कर दी। नहीं तो मुजफ्फरनगर के ऊपर कई सीरियल बने हैं, जैसे अभी भोकाल आया है, मार्वलस है सीन वैसे ही है, लेकिन वो कमज़ोर स्क्रिप्ट के कारण आपको वो रोल नहीं दे सके, आपका यूटिलाइज नहीं कर पाए। जी महेंद्र जी, वही मैं कह रहा था कि ये तो मतलब डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट कैसा देता है। जैसे हम बात करें, आप पुलिस प्रोफेशन से, मैं आप ही की बात करता हूँ। आप जैसे और कितने सारे ऑफिसर्स होंगे, लेकिन सबका तरीका ट्रीटमेंट का अलग अलग होता है। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का मतलब डॉक्टर त्रेहान ही क्यों हार्ट सर्जन बेस्ट है इंडिया में, उसका ट्रीटमेंट का तरीका बढ़िया है। तो वो सर वो डायरेक्शन के ऊपर है, मतलब आपकी डायरेक्शन कैसी है, आप कैसा देखते हो अपनी चीज़ों को, अपनी फिल्म को, अपने थिएटर को, अपने प्रोफेशन को, आप कैसे देखते हो? इतनी सी बात है सर, सिंपल। मैं जनार्दन शर्मा। सुनील भाई, वैसे तो जितने भी अभिनेता
एक्टर डायरेक्टर सभी से मेरा प्रश्न है, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि आज आपकी यात्रा चल रही है, एक मान्यता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आज के संदर्भ में ये उक्ति कहाँ तक फिट बैठती है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज़। सर नमस्कार। बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। सर ये कहावत बिल्कुल सत्य है, अपने आप में बिल्कुल सत्य है कि नया 9 दिन से पुराना 100 दिन। लेकिन सर जो आज की जो जनरेशन है, अगर हम देखें कि जिस स्पीड से लाइफ बढ़ती जा रही है, तो जैसे नए लोग आके फिल्म बना रहे हैं या थिएटर कर रहे हैं, सर वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है उनके पास। क्योंकि सर बहुत मतलब इंटरनेट आ गया, हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी। इंटरनेट पे हर वक्त छानबीन करते रहना, खोजते रहना नई नई चीज़ों को, वो एक्सप्लोर करते हैं सर। मतलब अपनी जगह वो 9 दिन वाले भी मुझे आज के टाइम में ठीक लगते हैं सर। सुनील जी, +2 में जब एक ज्योग्राफी के हमारे टीचर थे, जब वो क्लास लेते थे तो वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक पृथ्वी बनाते थे और इधर उधर से ग्लेशियर को पिघलाते थे। 30 मिनट की क्लास में वो ग्लेशियर को पिघला के पृथ्वी को डुबा देते थे और वो बताते थे कि आने वाले इतने साल में या तो पृथ्वी पूरी तरह बर्फ़ हो जाएगी या फिर सूरज का एक डिस्टेंस बता के पूरा मैथमेटिक्स बिठा के वो बताते थे कि पृथ्वी यहाँ से ख़राब हो जाएगी, पृथ्वी यहाँ से जल जाएगी। वहाँ बैठे बैठे इतनी ध्यान से सुनते थे कि लगता था कि ये जीवन व्यर्थ है, क्यों हम इतना वाहियात में हम ये इतनी चीज़ें सोच रहे हैं, पृथ्वी तो ख़त्म हो जानी है। लेकिन उस चार दीवारी के बाहर भी एक दुनिया है, वो एक बहुत डिफरेंट दुनिया है, वो एक थ्योरी की दुनिया थी, बाहर एक प्रैक्टिकल दुनिया है। वैसे ही आपने जब से अपना आर्टिस्ट वाला जीवन शुरू किया, आज के दिन आपने एक बहुत लंबा जीवन यात्रा आपने तय की है। आप क्या सोचते हैं कि आपने बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपने सोची और वो आपने कर ली, और कौन कौन सी बची हुई चीज़ें हैं? आई मीन आपके ड्रीम्स क्या हैं अभी आने वाले टाइम्स में, या जो आप पूरे नहीं कर पाए? एक कलाकार की दृष्टि से आपका क्या रुझान है? अजय भाई, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं कभी प्लान नहीं करता, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि सपना तो हर कलाकार का होता है। तो वो सपने सारे पूरे होंगे ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नसीर, ओमपुरी और पता नहीं कितने सारे लोग, अमिताभ बच्चन नहीं बनने ही गए होंगे वहाँ, तो बने तो वो नसीर और ओमपुरी ही। तो मैं सुनील चित्कारा बन जाऊं उतना ही बहुत है मेरे लिए यार। मतलब सिर्फ फिल्म में नहीं, सिर्फ थिएटर में नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए भी मैं सुनील चित्कारा बन जाऊं पूरे तरीके से, मेरे लिए उतना ही बहुत है। सुनील जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मैं सोसाइटी के लिए सुनील चित्कारा ही बन जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। तो आदमी जो चाहे बन सकता है। मेरा मानना है कि जहाँ पूजा होती है कर्म की, वही लोग आगे बढ़ते हैं। मन का केवल वेग चाहिए, पाँव से हम चल पड़ते हैं। मन की इच्छा होनी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। सुनील भाई साहब नमस्कार, गिरजा शंकर बोल रहा हूँ। अभी आपके आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? महेंद्र जी, मन तो है, बहुत कुछ है करने को, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ कब इंसान को मिल पाती हैं, कब नहीं मिल पाती हैं सर, ये तो वक्त पे मतलब डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने जब एडिपस किया था, मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि डेस्टिनी से बड़ा कोई नहीं है। डेस्टिनी ऑलवेज रूल। गिरजा भाई, आने वाली एक मेरी फिल्म है जसबीर संधू। ये पंजाब बेस्ड एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। इसमें
ऊपर वाले की दया से पहली बार कोई बढ़िया मेन रोल करने को मिला, जो कि थिएटर में मैं आदी हो चुका था मेन रोल्स करने का, वो फिल्म में कभी करने को मिला नहीं। लेकिन मतलब ऐसा सोचता भी नहीं कि मैं मतलब हर फिल्म में मेन रोल ही करूँगा, ऐसा नहीं, मतलब कोई अच्छा किरदार करने को नहीं मिला अभी तक। हाँ, इस फिल्म से उम्मीद है कि ये मेरे लिए एक अच्छा किरदार है। सुनील जी, हेलीकॉप्टर न मिले तो कार चला लो, सरकार आपकी न सुने तो अपनी सरकार बना लो। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मौका ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मौके खुद पैदा कर लो, फिर देखो आप सुनील चटकारा ही मिलेगा। सुनील भाई, आपने पहले एक बात कही थी कि जिधर भी बहाव हुआ आप उसी बहाव में बहते हुए चले गए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ज़िंदगी भी एक नदी है और कोई ये सोचे कि मैं ये करूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, सोचता कुछ है आदमी, हो कुछ जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ज़िंदगी तो एक नदी है, उसके बहाव में ही बहते हुए चले इंसान तो ये जीवन नैया पार लग सकती है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस सुनील भाई। मैं राजू मान, अच्छी बातें कर रहे हैं आप। डेस्टिनी रूल्स, ये है तो हकीकत कि भाई लक बड़ी चीज़ है, लेकिन वो एक कहावत है कि भाई हाथ में उंगलियां आगे होती हैं और रेखाएं पीछे। मतलब कर्म के पहले करना पड़ता है, बाद में किस्मत देती है। तो कहीं दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मैं मानता हूँ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आप प्लान नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत प्लान किए बगैर कोई काम होता हो, क्योंकि जिस तरह से आप इंस्टीट्यूट बनाया होगा, चला रहे हो, तो प्लानिंग तो होती ही होगी ना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना है। फिल्में भी बनाते हैं आप, तो उसकी भी प्लानिंग होती ही होगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत बढ़िया हुआ कि भाई मुराद पूरी हो रही है, अच्छा कैरेक्टर आपको मिल रहा है। गुड लक, गो अहेड। बातें अच्छी लग रही हैं, तजुर्बा अच्छा है और प्रभावित करती हैं। आपके तजुर्बे, आपकी बातें प्रभाव छोड़ती हैं। नमस्कार। राजू मान जी नमस्कार। मैं सर सच में नहीं प्लान कर पाता चीज़ों को, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी प्लान किया वो मेरा प्लान बना ही नहीं। अभी यशपाल भाई को एक मैंने कहानी सुनाई थी, हरियाणा हाइफा में जो कंपटीशन है उसके लिए बनाने की सोच रहा था मैं। तो यशपाल भाई को कहानी सुनाई तो बोले कि इसको छोड़ना मत, ये इंटरनेशनल लेवल की बनेगी। लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो मैं बना ही नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये है कि पहली बार सिनेमा बनाना है तो मैं और वक्त लेके उसको अच्छे से बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, पड़ोस में तो रहते हो सुनील भाई, आ जा करो, कभी मिल लिया करो। ये जरा सी बात थी, शॉर्ट फिल्म बनानी थी तो मैं कर देता सपोर्ट आपको। सब कुछ तो है इंतज़ाम। हाँ, यशपाल भाई ने मुझे भी जिक्र किया था कि सुनील की स्टोरी बहुत अच्छी है, वेरी इम्प्रेसिव। तो टाइमली बन जाती, बल्कि अप्लाई हो जाती है, अवार्ड भी मिलता डेफिनेटली, क्योंकि खुद यशपाल भाई कह रहे थे कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो एनीवेज, अब बातों से नतीजा ये निकलता है कि देखो, प्लान तो करना पड़ता है, प्लान तो अपने आप भी हो जाता है। कामयाब हो ना हो प्लानिंग, वो बात दूसरी होती है, वो अलग बात है। हाँ, आपने फिल्म प्लान तो की, तो खैर एनीवेज, अब मामूली सी बात है, इस पर डिस्कशन क्या करें। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा यादें ताज़ा हो गई आपके यहाँ गए थे, मिले थे, और यहीं नज़दीक ही हैं आप, तो हमें मिलते रहना चाहिए, मिलजुल के कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। ऐसा कुछ मन बना आज आपकी बातें सुनकर। ओके, थैंक यू। हाँ राजू मान जी, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊँगा। कल परसों में ही मैं आपको फ़ोन करता हूँ और मैं आपसे मिलने आता हूँ, ज़रूर आता हूँ। भाई साहब, आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो युवा साथी हैं आजकल के, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं या जो थिएटर कर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं।
बेचैन भाई, आज का जो युवा जो थिएटर कर रहा है वो दरअसल कमर्शियल हो गया है। हमारे टाइम में हम ऐसे नहीं थे कि हम नाटक करने जाते थे तो पैसे मांगने पड़ते थे या पैसे मांगे हों कभी, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज का जो युवा है वो पहले पैसे की बात करता है, और चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, चाहे उसका पहला काम हो, वो पहले पैसे की डिमांड करता है, उसके बाद वो आपका ग्रुप ज्वाइन करता है। हाइफा परिवार से पूछना चाहूँगा, क्या वक्त हो गया है? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सबको अपने अपने काम करने हों और आप यहाँ मुझसे बंद कर बैठ गए हों। प्लीज़ बताइए। तुम्हारी गाथा इतनी दिलचस्प और इतनी प्रेरणादायक है कि इसके लिए कोई भी वक्त छोटा पड़ेगा चित्कारा भाई। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया और बहुत कुछ जो नए लोग हैं उनको सीखने का मिलेगा कि संघर्ष क्या होता है, एक दिशा क्या होती है और अपने आप को कैसे तैयार करना है। इस सब का समन्वय आपकी बातों में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समय तो आपके लिए कम ही रहेगा हमेशा। थैंक यू। वैसे तो भाई साहब 7 बज चुके हैं, वक्त हो गया है, लेकिन आपसे बात करके मन नहीं भरा। बहुत सी बातें सीखी आपसे, और जिस सहजता और सरलता के साथ आपने अपने जीवन यात्रा के बारे में बताया वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। हाइफा परिवार की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हम तमाम साथियों के बीच में अपने अनुभव व्यक्त किए। रवि चौहान जी नमस्कार। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि क्योंकि बातें याद आती जाएंगी तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी हैं जो मतलब क्योंकि वो 25-26 साल की बातें हैं, वो हम 2-3 घंटे में कैसे पूरी कर लें। तो वो मतलब मैं सिर्फ इसलिए सोच रहा था कि सबका टाइम मतलब ज़ाया ना हो जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेचैन भाई, क्या है ना, वो आप पोस्टर बनाते हो उसमें लिख देते हो बॉलीवुड अभिनेता और रंगकर्मी। तो वो यार बॉलीवुड तो मेरी लाइफ में बहुत बाद में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि थिएटर ही करता रहूँगा, लेकिन बस वो कुछ चाहिए भी था कि कुछ मतलब क्योंकि वो खर्चा भी पूरा करना है, वो थिएटर से एक्चुअली नहीं होता है वो। और एक्टिंग तो सिर्फ मतलब आत्मा की तृप्ति है, वो किसी भी रूप में कर लो, कहीं भी कर लो। सुनील सर नमस्कार, मैं रामबीर आर्यन। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ आप थोड़े सी टाइम और बने रहें, क्योंकि मैं बीच में मुझे कोई काम हो गया था, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर आपको अब लगातार सुना तो अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि क्या एक्टर होने के लिए, बनने के लिए थिएटर का करना बहुत ज़रूरी है क्या? क्योंकि मैं यहाँ पे हरियाणा में वेब सीरीज़, फिल्में वगैरह करता रहता हूँ, जबकि मैं थिएटर कुछ कारणों से नहीं कर पाया। तो प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दें। रामबीर भाई, एक्टिंग के लिए थिएटर करना ज़रूरी है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जिसको एक्टिंग करनी है उसको करनी ही है। लेकिन परिपक्वता एक शब्द होता है, वो तो थिएटर से ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, आप रेगुलर क्लासेस करवा रहे हो या कर रहे हो, और आप 24 घंटे उसी माहौल में हो। फिल्म तो आप महीने में, 15 दिन में, 3 महीने में एक करते होगे ना। थिएटर तो मतलब डेली 24 घंटे आपको करना पड़ता ही है। बेचैन भाई विराम दें तो ठीक है, बता दीजिए मुझे। ठीक है भाई साहब, आप रेस्ट करें। बहुत अच्छा लगा आज हाइफा परिवार को आपने अपना समय दिया और बहुत ही फ्रेंडली आत्मीयता के साथ आपने बात की। पूरा हाइफा परिवार आपके इस सहयोग के लिए आपका आभार प्रकट करता है।
ठीक है, पूरे हाइफा परिवार को मेरा नमस्कार। बहुत जल्दी लक्ष्मी सामने आएगी तो उससे भी बहुत उम्मीदें हैं और भी मिलजुल के काम करते ही रहेंगे। शुक्रिया। सुनील चिटकारा जी नमस्कार। आज आपकी यात्रा सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो नए लोग हैं या कुछ जिनके अंदर करने की चाहत है, ऐसे लोग जो उनके सीनियर्स हैं या उनसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, उनके अनुभव को सुन करके उनके अंदर मेहनत और ज़्यादा करने की इच्छा होती है, मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। इसलिए आप जैसों के जो अनुभव हैं उनको सुनकर उनको सुनना ज़रूरी है। और आप जैसे लोग जो जितना बता रहे हैं उतना ही अंदर का खून उबाल मार रहा है कि ये देखो, ये आदमी भी यहाँ से उठ कर के इतने मेहनत की, ये किया वो किया और तब जाके आज उस मुकाम पे है। तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है और रियल में ही हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं कि हम हाइफा के इस परिवार में हैं। और आप जैसों के अनुभव सुन सुन के अंदर का ज्वालामुखी इतना भड़का लिया कि जिस दिन फटेगा उस दिन फाड़ देंगे।